कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो किन किन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे एक बार उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं ना। किन किन चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे एक बार उसकी चर्चा फटाफट कर लेते हैं। हम सारी थ्योरीज पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। हम थ्योरीज पे बहुत सारी बातें करेंगे, सारी थ्योरीज की बात कर लेंगे, चर्चाएं सारी थ्योरीज की होंगी। सारी थ्योरीज की चर्चा करने के बाद फिर हम चर्चा कर लेंगे किसकी सर, आइसोमेरिज्म की। और आइसोमेरिज्म की चर्चा करने के बाद फिर हम बात कर लेंगे थोड़ी सी किसकी, मेटल कार्बोनिल्स की, ठीक है। बाकी नोमेनक्लेचर वगैरह तो संभाल लोगे ना यार, नोमेनक्लेचर वगैरह तो संभाल लोगे, ये बता दो मेरे को। जैसे नोमेनक्लेचर, फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद एनसीईआरटी से एप्लीकेशंस भी, एनसीईआरटी के सारे एप्लीकेशन, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ एप्लीकेशन भी बताऊंगा। बताइए, अबे इसको तो संभाल लोगे ना, नोमेनक्लेचर तो संभाल लोगे। लोन पेयर क्या होता है, बाकी चीजें क्या। ब्रेक, मेरा फास्ट है, मैं खाना खा नहीं रहा, तुम्हें खाना खाने नहीं दूंगा। तुम्हें भूख कैसे लग रही है, अभी तो तुम्हारे नीट का पेपर भी नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें अपने आप को साबित करना है दोस्त। अभी कैसे भूख लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो पढ़ा रहा हूं और खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। बताओ, अगर आपको डिनर करना है कोई बात नहीं, अभी हम थ्योरीज पढ़ेंगे, तो थ्योरीज पढ़ने के लिए आप डिनर कर सकते हो, आप साथ रख दो, डिनर लो अपना, बैठो, खाते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस जहाँ देख रहे हो मोबाइल और लैपटॉप, उसको पता चला दाल में उसी को गिरा दिया, रोटी की जगह मोबाइल तोड़ रहे हैं ऐसा मत करो। नोमेनक्लेचर संभाल लेंगे, हाँ या ना बोल दो यार। नोमेनक्लेचर संभाल लेंगे, जल्दी से यस और नो पोल करा लेता हूँ, चलो इस पे पोल, यस और नो बता दो यार। नोमेनक्लेचर वगैरह तो संभाल लोगे ना। नोमेनक्लेचर बेसिक डेफिनेशन कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स, कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, क्यों होता है कॉम्प्लेक्स, ये बेसिक डेफिनेशन तो संभाल लोगे। बताओ बताओ बताओ। नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल से कर लेंगे, क्वेश्चन से कर लेंगे, हाँ क्वेश्चन से कर लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक खुद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। 5 मिनट में बेसिक बेसिक बातें ही करूंगा। अभी वर्नर थ्योरी वगैरह की बातें कर लूंगा। वर्नर थ्योरी तो भाई, वर्नर थ्योरी तो कर ही लोगे, उतना तो आता ही। आइए देख लेते हैं एक बारी। तो लोग कह रहे हैं 100% लोग कह रहे हैं कि अरे सर संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया। तो चलो नोमेनक्लेचर आप संभाल लोगे तो मैं सीधा आगे चलता हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि लीगेंड क्या होता है, लीगेंड का टाइप क्या होता है, कैसा लीगेंड होता है, इस पे नहीं चल रहा। 2-3 बातों के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जिससे आजकल सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया, इस बार जेईई मेंस में पूछा है, वो है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, इन दोनों का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है। अगर हम होमोलेप्टिक की बात करें तो होमोलेप्टिक का सीधा मतलब होता है ऑल लीगेंड्स आइडेंटिकल। हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, मोर देन वन लीगेंड। ठीक है भाई, ये बेसिक मतलब है होमो और हेट्रोलेप्टिक का, ये बेसिक मतलब है। यहां से सवाल आते हैं, इसको बड़े आराम से कर लेना। जो लोग नोमेनक्लेचर चिल्ला रहे हैं, आइए उनको 2-3 नोमेनक्लेचर लिख के दिखा देता हूं। जैसे इन सभी का नाम अगर अपने को लिखना है तो देख लो कैसे नाम लिखते हैं। नोमेनक्लेचर करने के पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ नियम कानून का पालन करना होता है। आप क्या करेंगे, कटायन का नाम पहले लिखेंगे, अनायन का नाम बाद में लिखेंगे। इसमें से जो भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के लिए आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले लीगेंड्स का नाम लिखेंगे विद देयर नंबर्स इन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। अगर लीगेंड के नाम में ऑलरेडी नंबर है तो बाई, ट्राई, टेट्रा की जगह हम बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस और इन सब शब्दों का यूज करते हैं नंबर डिनोट करने के लिए। उसके बाद आप सारे लीगेंड को लिख के सेंट्रल मेटल एटम लिखो, ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, और फिर एंड में अगर कोई काउंटर आयन बचता है तो उसको लिख दो, या बात की बात। जैसे इसका नाम अगर मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा सर, आप बोलोगे सर इसका नाम है यहाँ पे कोबाल्ट प्लस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट पे ही हमारा कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ईएन से शुरू होगा, है ना। कितने ईएन है, 3 है। ईएन में
इथेन 1,2 डाइअमीन ऑलरेडी लगता है, तो आप बोलेंगे यहां पे हम लगाएंगे ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भाई आंसर इसका, डाइअमीन। और इसके बाद क्या हो जाएगा सर, कोबाल्ट। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप बोलेंगे +3 और लास्ट में अपन लिख देंगे क्लोराइड। ये है इस कंपाउंड का नाम। कितने लोगों का मैच कर गया, दिल बना दीजिए। क्लियर है? हाँ सर, आगे चलते हैं। इसको कई बारी इथिलीन डाइअमीन भी कह देते हैं, पर इथिलीन डाइअमीन बोलचाल की भाषा का नाम है, एक्चुअल आईयूपीएसी नेम इथिलीन डाइअमीन नहीं यूज करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, आप बोलोगे इसके खोपड़े पे तो कोई चार्ज ही नहीं है सर इस कॉम्प्लेक्स में, और जब कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है तो आप बोलेंगे इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो आ जाएगा ड्यू टू दिस क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, तो लीगेंड, एक तो क्लोरो है और दूसरा आमीन, NH3 को आमीन करके लिखते हैं, तो आप बोलोगे ट्राई आमीन, है ना। उसके बाद ट्राई क्लोरो, फिर क्रोमियम 3, खत्म हो गया सर। और कुछ है ही नहीं इसके आगे, लिखना ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं इसके आगे, लिखना ही नहीं है सर। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका भी नाम लिख दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। आप बोलोगे अरे सर कोई दिक्कत है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इस पे हो गया +2, तो इसका नाम हो गया आमीन, है ना। तो टेट्रा आमीन, फिर प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, उसके बाद क्लोरोब्रोमो, नहीं सर क्लोराइड ब्रोमाइड। क्लोरोब्रोमो लिखते हैं सर कब, जब वो लीगेंड की तरह हो, बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड लिखते हैं। चलो 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 चलो, अब इसको खत्म करते हैं सर, यही हो गया, नाम वाम बहुत हो गया। नाम तो पूरी जिंदगी अपन लिख सकते हैं, नाम लिखने में कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। फिर कुछ तरीके का लीगेंड होता है जिसको हम कहते हैं पाई एसिड लीगेंड, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। पाई एसिड लीगेंड क्या होता है, तो सुन लो, इसके बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो तुम हो ए और तुम्हारा दोस्त है बी, तुम हो ए, तुम्हारा दोस्त है बी, दो तरीके के दोस्त होते हैं। ए क्या है ना सर, ए नॉर्मली इसको खिलाते रहता है कि आप ए समोसा खाएंगे, चल ये करेंगे वो करेंगे। तो एक दिन ए ने क्या किया, एक दिन बी आया अचानक से उड़ता उड़ता, एक दिन बी आया अचानक से उड़ता उड़ता, बोला अरे भाई आज ना मैं तेरे को समोसा खिलाऊंगा। ए चौंक गया कि अरे ऐसा क्या है, तो बी ने ए को समोसा खिला दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया अपने। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो घूमते घूमते टहल रहे थे तो बाहर गया, बाहर उसने देखा कि अरे भाई साहब पिज्ज़ा वाले ने रेडी लगा रखी है, आजकल रेडी पिज्ज़ा मिलने लगा है। उसने बोला अब एक काम कर यार, एक बढ़िया सा चीज बस्ट पिज्ज़ा खिला दे, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को पाई एसिड लोग कहते हैं, या पाई एसिड, ऐसे लीगेंड को पाई एसिड लीगेंड कहते हैं। जिसने सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो, लेकिन भाई वापस भी ले लिया बैक बॉन्डिंग से। आपके कई सारे ऐसे दोस्त भी होंगे पाई एसिड दोस्त, आप नाम बता सकते हो उन सभी का, आप नाम बता सकते हो। सर डीएनए ब्लॉक कब हुआ, होगा इसके बाद डीएनए ब्लॉक, इस चैप्टर के बाद डीएनए ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा। और डीएनए ब्लॉक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वैसे पढ़ने को, मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, ऑब्वियस सी बात है, बट ठीक है अपन उसको क्रेस्प में और क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो बताइए, समझ गया? तो आपके भी ऐसे भाई बहुत सारे पाई एसिड दोस्त होंगे जो 2 रुपए के चक्कर में तुम्हारा 100 रुपए का बाजा बजा देते होंगे। हाँ है ना, ऐसे दोस्तों को हम पाई एसिड दोस्त, और ऐसे लीगेंड को हम पाई एसिड लीगेंड कहते हैं, जैसे कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। ये हो गए। चलो एक सवाल करते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सवाल है, देखते हैं इसका आंसर सही कौन करता है। आपका समय शुरू होता है अब, आइए देखते हैं इसका सही आंसर कौन करता है। सवाल है कि द फॉर्मूला ऑफ ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 आयन इज, इसमें से ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 आयन का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। बोलो 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 पाई एसिड मजेदार चीज है ना, अपने दोस्त का नाम रख सकते हो भाई। और पाई एसिड उसको समझ भी नहीं आएगा कि पाई एसिड क्यों बोल रहा है, और तुम लोगों को आपस में पता होगा कि अच्छा पाई एसिड इस वजह से। तो क्या हो जाएगा सर इसका, आपने बोला यार देखो यहाँ पे क्रोमेट लिखा है, अगर नाम के अंत में 8 आ गया तो इसका मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा।
अनायनिक कॉम्प्लेक्स ये है नहीं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है नहीं। फिर ट्राई ऑक्सिलेट हो, 3 ऑक्सिलेट होना चाहिए। ऑक्सिलेट कितने 6 हैं, हटा दो। ऑक्सिलेट कितने 3 हैं, यही हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है, बड़ी आराम से कर सकते हैं। 50% लोगों ने सही किया, बाकी लोगों ने गलत आंसर किया है। एक और सवाल करते हैं सर। अगला सवाल है द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉपर 2 हेक्सासाइनोफेरेट 2 इज। बताइए कॉपर 2 हेक्सासाइनोफेरेट। और बहुत प्यारा सवाल है यार, आओ देखते हैं इसको कौन सही करता है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉपर 2 हेक्सासाइनोफेरेट क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? तो सुनना, कॉपर 2 का मतलब है आपके पास एक काउंटर आयन है दोस्त, तो कॉपर +2, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट इसका मतलब सेंट्रल एटम आयरन है, इसमें हेक्सासाइनो का मतलब Cn लगा हुआ है कितना 6, इस पे पूरे पे चार्ज कितना हो जाएगा, आयरन +2 है, ये -6 है तो इस पे हो गया -4 चार्ज। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा सर, 2 हटा दो तो यहां से 2 भेजा, यहां 4 भेजा, तो ये अंत में हो जाएगा Cu2 FeCN6। और इसकी अपन बात करें तो ये क्या बन गया सर, Cu2 FeCN6। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसको सही किया है। 83% लोगों ने इसको सही किया है, बहुत ही शानदार। ऐसा कोई भी सवाल आएगा आंसर कर देना। ये इस कॉम्प्लेक्स का हम यूज करते हैं, है ना, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर आयन। फिर एक और सवाल करते हैं सर। एक और सवाल है कि द नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्सेस। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम ये है, आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे जो लिखा है तो दिख ही नहीं रहा ना, हाँ, तो इसका नाम इसको नीचे कर लेते हैं सर, इसको इधर कर लेते हैं ना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम ये है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसका सही होगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आगे पढ़ेंगे अभी उसको सॉल्ट एनालिसिस में। आइए चलिए, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ठीक है। सल्फेट 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 सल्फेट, आयरन 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 आयरन, पेंटा एक्वा तो है नहीं, पेंटा एक्वा, ठीक है सर। मतलब चार्ज का खेला है। अगर आप बोलोगे सर इसमें आयरन +1 है और नाइट्रोसोनियम इस पे भी +1 होता है, तो ये दोनों +1 मिला के -2 बन गया। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया सर। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 58% लोगों ने इसको सही किया है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट सवाल आ सकता है, और अब तो आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं सर। चलिए अब हम फटाफट थ्योरीज पे आते हैं सर। हमारे पास टोटल कितनी थ्योरीज पढ़नी है इस चैप्टर में, 1 2 3 4, वर्नर, सिडविक, वीबीटी और सीएफटी। वर्नर थ्योरी, सिडविक ईएन रूल और सी वीबीटी सीएफटी। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्नर थ्योरी की बात करते हैं। तो ये सबसे पहली थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो किसी ने भी प्रपोज करी। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास 2 तरीके की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये आयनाइजेबल होती है और जनरली फुलफिल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। फिर मॉडर्न डे में इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो आज के डेट में तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख देना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख देना। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, डॉटेड लाइन से, मेटल से डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। इसका मतलब ये टूट सकता है सर, ये पानी में जाएगा टूट जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो इट इज नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल नहीं होता है, जनरली फुलफिल्ड बाय नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल स्पीसीज। और मॉडर्न डे में सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। तो आज कभी भी सवाल पूछे तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के रख देना। इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये पानी में जाएगा तो टूटेगा नहीं। फिर कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं सर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी से सेटिस्फाई करी जाती हैं। फ्यू स्पीसीज सेटिस्फाइज बोथ पीवी एंड एसबी। उसके लिए क्या है, दे आर ऑल्सो नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल भी होते हैं और इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने COCl3.6NH3, इसको कैसे करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि सेंट्रल मेटल एटम आयन और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली फिक्स्ड होता है। कोबाल्ट +3 की बात करें, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोबाल्ट +3 के लिए जो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। तो आप बोलेंगे सर कोबाल्ट ले लो, पहले न्यूट्रल लीगेंड को, न्यूट्रल स्पीसीज को ही कॉम्प्लेक्स में लीगेंड की तरह यूज करो। तो आप बोलोगे सर देखो, एक NH3 ने इधर से कोऑर्डिनेट किया, टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 लीगेंड तो इसको चाहिए ही।
बिना 6 लिगेंड के तो कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। तो हमने NH3 लिया कब तक, जब तक NH3 खत्म ना हो जाए या जब तक 6 लिगेंड कोऑर्डिनेट ना कर दे। तो आपने बोला ठीक है सर, इसको 6 लिगेंड ने कोऑर्डिनेट कर दिया इस तरीके से, अब ये हमारा बन गया। अब जो क्लोरीन है उसको मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा, आप बोलोगे इसको मजबूरन डॉटेड लाइन पे, मतलब इसको मजबूरन प्राइमरी वैलेंसी ही बनना पड़ेगा, कहीं भी बना दो ऐसे डॉटेड लाइन से इस तरीके से। तो ये इसको लिखने का तरीका था। किसने बनाया, ये वर्नर अंकल ने बता के दिया था। वर्नर अंकल ने जब इसको बना के दिया तो इसके बाद थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, बोला हम एक काम करते हैं, जो टूट जाएगा उसको डब्बे में बना दो, है ना, एक बड़ा डब्बा बनाओ और बोलो भैया ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, टूटेगी नहीं। कैसे है, तो कोबाल्ट है, ठीक है सर, इसमें क्या है, NH3 है कितने 6 और Cl3 बाहर है, मतलब ये टूट के Cl दे देगा और ये अलग हो जाएगा सर। इस तरीके से ये सारा का सारा खेला चलता है सर। एक और एग्जांपल ले लें अगर हम बात करें, अच्छा इसको पानी में डालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इसको आपने जैसे ही पानी में डाला आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो बड़का आयन, Bi बोलूंगा इसको अब से, बड़का आयन मतलब इस आयन पे पूरे पे चार्ज -3, बड़के आयन पे चार्ज कितना -3 और साथ में 3 क्लोराइड आयन, तो ये टोटल आपको 4 आयन देंगे। अच्छा +3 होगा, -3 नहीं, ये टोटल आपको 4 आयन्स देंगे पानी में जाने के बाद, ये टोटल आपको 4 आयन देंगे पानी में जाने के बाद। फिर अगर हम बात करें सर CO ये वाले कॉम्प्लेक्स की, तो आप बोलोगे अच्छा कोबाल्ट अभी भी +3 ही है सर, तो +3 का मतलब कोबाल्ट लो, कोबाल्ट को लेकर के 5 अमोनिया से 5 आमीन से इसका क्या करो सर, लीगेंड की तरह इसको जोड़ दो। अब 5 खत्म हो गया, हाँ सर अब क्या करो सर, अब क्लोराइड बचा, तो क्लोराइड तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करेगा, तो इस तरीके से ऐसे इसको जोड़ो, बाकी के बचे 2 क्लोराइड आयोनाइज हो जाएंगे सर। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला अब लिखना है। फॉर्मूला लिखना है तो आपने जिसको भी सॉलिड लाइन में लिखा उसको बढ़ के ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट की दीवार में रहेगा, टूटेगा नहीं। आपने बोला NH3 कितने हो गए इसके पास 5, Cl कितना 1 और Cl बाहर कितने 2, इसको पानी में डालेंगे तो ये कितने आयंस देगा, आप बोलोगे 3 आयंस देगा सर, 2 क्लोराइड आयन और 1 बड़का आयन, 1 Bi। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। फिर अगर मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन सिंपली आते हैं कि आपको नंबर ऑफ आयंस पूछ देगा कि भाई कितने आयंस मिले, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल पूछ देगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये सभी कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इन सभी का फॉर्मूला लिखते चलो, आप बोलोगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO NH3 होल 6, 6 NH3 अंदर हो गया, 3 क्लोराइड बाहर हो गया। इसकी बात करें आप बोलोगे सर CO NH3 होल 5, 5 के बाद एक और बच गया तो एक क्लोरीन को अंदर ले लिया और बाकी 2 क्लोराइड बाहर हो गया। इसकी बात करें तो ये हो गया CO NH3 होल 4, ठीक है, यस सर। और साथ में आप बोलेंगे सर अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा नहीं हुआ, तो 2 क्लोरीन को अंदर रखा, 1 क्लोरीन बाहर रखा। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया CO NH3 होल थ्राइस Cl3, इसमें सभी के सभी क्लोरीन अंदर हो गए क्योंकि 3 NH3 थी। आयंस की बात करें सर तो ये कितने आयंस देगा, आप बोलोगे सर ये मतलब आयंस क्या, नंबर ऑफ आयंस की बात कर लेते हैं, ये कितने आयंस देगा सर, आप बोलेंगे 4 आयंस देगा, कौन, 3 क्लोराइड और 1 बड़का आयन। ये कितने आयंस देगा सर, ये 3 आयंस देगा, कौन सर, 2 क्लोराइड और 1 बड़का आयन। ये कितना आयन देगा सर, ये 2 आयन देगा, कौन, 1 क्लोराइड और 1 बड़का आयन। ये कितना आयन देगा सर, ये 0 आयन देगा। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह पता करने चले जाएं, या फिर अगर हम इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट फॉर्मूले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने चले जाएं, या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RL BP पता करने चले जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन सभी के लिए वैल्यूज अलग अलग आएगी और अलग अलग वैल्यूज से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, ये कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। एक बार ये बात चमक गई तो दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये बात चमक गई तो दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक सवाल फिजिकल केमिस्ट्री और इस चैप्टर को इंक्लूड करके है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, समय शुरू होता है आपका 45 सेकंड का। अब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। सवाल कह रहा है कि हमने क्या किया सर, the moles of AgCl precipitated 10.101 mole of COCl3 whole 5 dot NH3 is treated with excess of AgNO3। जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराए, जब इसकी सर लास्ट वाले में एक क्यों नहीं लिखा, अरे लास्ट वाले में एक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आयन नहीं है ना ये, अरे मैंने पूछा नंबर ऑफ आयन, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, आयंस तो 0 है, आयंस यहां पे 0 है सर, आयंस 0 ही है ना यार, इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो कोई आयन है, ये नहीं है सर, ये आयन नहीं देगा, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल को आयन थोड़ी बोल देंगे, लॉजिकली सोचो ना यार। तो आप बोलेंगे ठीक है चलो, तो इसको अपन कहां गया, ये तो नहीं था, इसके पहले वाला सवाल था शायद, हाँ ये वाला सवाल, आइए
तो देखें इसको कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर वो कॉम्प्लेक्स है ना, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3 ले लिया, कितने हैं सारे 5। उसके बाद एक क्लोरीन लेना पड़ेगा, 2 क्लोरीन बाहर की तरफ, पानी में डालेंगे 3 आयन देगा, 3 आयन में से 2 क्लोराइड आयन। इसका मतलब अगर इसका हमारे पास 0.01 मोल है तो क्लोराइड आयन का हमारे पास कितना होगा, 0.02 मोल होगा। और 0.02 मोल प्रेसिपिटेट करके 0.02 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। इस तरीके का सवाल आएगा तो थम्स अप या एक बारी दिल बना दीजिए जरूर, अगर आप इस तरीके के सवाल को कर ले जाएंगे सर तो प्लीज दिल बना दीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 84% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन। आगे चल लेते हैं सर अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला सवाल भी ऐसे ही मिलता जुलता है, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, सुनिए और समझिए। सवाल कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स जिसका 0.005 मोल हमने लिया विच प्रेसिपिटेट 0.01 मोल AgCl ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 विल बी। इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें, जिसका अगर हम 0.005 मोल लें तो हमें ये 0.01 मोल दे देगा। बताइए, जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी बता दीजिए सर, कौन सा कॉम्प्लेक्स ये काम करेगा। हाँ ब्रो, तो आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की सवाल है। अरे सर इस कॉम्प्लेक्स से डबल दुगना क्लोराइड मिल रहा है, तभी तो दुगना AgCl मिला। 0.005 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा। तो 2 Cl माइनस बाहर, इसमें 1 बाहर है, इसमें 1 भी नहीं, इसमें 3 बाहर है, इसमें 2 बाहर है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे ऐसा कोई भी सवाल आएगा अपन समय से पहले, मतलब टाइम तो भाई ओए, अरे 2 आयन नहीं देखते हैं। अबे यार AgCl जो है वो बढ़ के आयन से थोड़ी प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट तो इससे बनाएगा ना। का ही देख रहे हो भैया, जो का कर दियो। चलिए उसके बाद आगे आते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें सर, इनसे रिलेटेड कंडक्टिविटी से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल के थ्रू खेल रहे हैं, सवाल के थ्रू सीख रहे हैं, याद रखिएगा ये सब सवाल डायरेक्ट आने वाले सवाल हैं। सवाल क्या है कि नंबर ऑफ आयन जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा, इफ नंबर ऑफ आयन सेम तो चार्ज जिस पे ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। जैसे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी में इनको अरेंज कीजिए। ऑप्शन है, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया THREE3, इसको मैंने बोल दिया FOUR4। चलिए बताइए, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ऑर्डर होगा। क्या बोलो? तो आप बोलोगे सर आयन देख लो, ये देगा आपको 2 आयन, बड़का आयन और एक क्लोराइड आयन। ये देगा आपको 4 आयन, ये देगा आपको 0 आयन, ये देगा आपको 3 आयन। तो ऑर्डर क्या हो गया सर? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी? सेकंड नंबर की, उसके बाद 4th नंबर की, उसके बाद कंडक्टिविटी किसकी भैया? फर्स्ट नंबर की, और सबसे पीछे कौन? 3rd नंबर। कितने लोगों का ये मैच कर गया? दिल बना दीजिए। 2 4 3 1, 2 4 का 1 3। चलिए अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इनमें से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स ये है, कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा? अब यहाँ पे आप फंस जाओगे सर। आपने बोला अरे भैया इसको पानी में डाला, इसने हमें 2 आयन दिया। कौन कौन सा? एक सल्फेट और दूसरा बड़का आयन। इसको पानी में डाला, इसने भी हमें 2 आयन दिया। कौन? एक क्लोराइड और दूसरा बड़का आयन। अरे सर इसमें किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी सर? बोलो यार, ए की कंडक्टिविटी ज्यादा या बी की कंडक्टिविटी? तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे सेम तो आपको देखना पड़ेगा चार्ज। आप बोलोगे सर ये +2 -2 है, ये +1 -1 है, ये एक बार में 2 चार्ज लेके इधर उधर जाएगा, ये एक बार में 4 यूनिट चार्ज लेके भागेगा। 2 यूनिट ये 2 यूनिट ये, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई। ठीक है सर। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या क्या सवाल आ सकता है सर, देखते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंटो फैक्टर के बराबर है, जो कि नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होती है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बॉयल एट मैक्सिमम टेम्परेचर। इसमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल करने का मतलब, अच्छा सबकी मोलारिटी भी सेम है ये मानते हुए, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल करने का मतलब इनका डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी मैक्सिमम होना, या डेल्टा टीबी नहीं सॉरी टीबी जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए।
टीबी मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा टीबी को क्या होना पड़ेगा, आप बोलोगे डेल्टा टीबी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है सर, तो आप बोलेंगे आई इंटू के बी इंटू एम, एम कॉन्स्टेंट के बी कॉन्स्टेंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टीबी ज्यादा होने का मतलब, डेल्टा टीबी ज्यादा होने का मतलब बॉइलिंग एलिवेशन ज़्यादा है, एलिवेशन ज़्यादा है मतलब वेंटो फैक्टर ज़्यादा होगा। भैया इसका वेंटो फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो इसका वेंटो फैक्टर 4, इसका वेंटो फैक्टर 3, इसका वेंटो फैक्टर 2 और इसका वेंटो फैक्टर 1 आएगा। जो पूछ रहा था ना सर इसको जीरो क्यों लिख रहे हैं, अबे आयंस नंबर, आयन का नंबर 0 है, पार्टिकल का नंबर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर ए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, वर्नर थ्योरी इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछ नहीं सकता है। वर्नर थ्योरी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 100% वर्नर थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है सर। वर्नर थ्योरी के बाद फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास, अच्छा ड्रॉबैक ऑफ वर्नर थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहला, नो एक्सप्लेनेशन कलर, कलर वलर की बात ही नहीं की, स्टेबिलिटी की बात नहीं की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं की, ज्योमेट्री की बात तो की बट एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। इसके बाद अगली थ्योरी है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसका नाम है सिडविक एन रूल। सिडविक एन रूल क्या कहता है सुनिए, ये कहता है कि देखो यार, सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स टेंड टू अटेन नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब 1 बार n, 2 बार n, 3 बार n, फिर गैस है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टू अटेन, है ना, और इसके कारण ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टू अटेन नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये क्या होता है सर, इसका मतलब सीधा है अपने एटॉमिक नंबर के बाद वाला नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है। ठीक है सर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको हम EN बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज के साथ रखेंगे ब्रैकेट में, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमें फॉर्मूला दे देता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ठीक है सर। जैसे मैं आपसे कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या नियरेस्ट नोबल गैस या नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस की बात कर लेता हूं, है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस की बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसका है 30, और पलाडियम का कितना भैया बोलो जल्दी से, 46। पलाडियम इज 46, क्या बताना, तो 48 क्यों लिख दिया, पलाडियम इज 46। पलाडियम होता है किसके नीचे, निकल के नीचे, निकल के नीचे 46। हाँ ठीक है। चलिए तो 20 के बाद कौन आएगा, 36। 30 के बाद कौन आएगा, 36 आएगा सर। 46 के बाद कौन आएगा, 54 आएगा सर। तो ये है इसका बेसिक फंडा, ये है इसका बेसिक फंडा सर। क्लियर, यस सर क्लियर। आगे चलते हैं, अब सुनते जाइए, सवाल करते हैं फटाफट। फाइंड EAN वैल्यू ऑफ, EAN वैल्यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू आपको पता करना है इन सभी कॉम्प्लेक्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आयरन के लिए तो आप बोलेंगे सर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का 6, ऑक्सीडेशन कितने का +2, और इसका खुद का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो आप बोलेंगे EAN बराबर 26 माइनस +2 इंटू 6 कितना हो गया, 24 + 12 36। ओहो सर, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर। वाह भाई वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट पे ये वाला कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे सर कोबाल्ट, अच्छा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत अच्छी बात है सर। EN बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इंटू इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी, है ना। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, इसको देख लेते हैं इसका क्या मसला है। तो आप बोलेंगे इसका EN जो है वो किसके बराबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितना है +3, और फिर हम करेंगे +2 इंटू 6, ये कितना आ गया, ये भी 24 + 12 36 आ गया। वाह सर, ये तो सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनते हैं क्या, EN को मेंटेन करने के लिए, गजब। आगे और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, NiCO4। आप बोलेंगे निकल का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 28, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं है सर, तो हटा दो, इग्नोर कर दो उसको, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CO पे कोई चार्ज होता नहीं है कार्बोनिल पे। फिर आप बोलेंगे सर 4 इंटू 2, ये कितना आ गया सर, 28 + 8 दैट इज 36। वाह सर वाह, मजा आ जा रहा है। FeCO5, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 26 में हमने जोड़ा 5 इंटू 2 क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये भी 36। वाह सर वाह, गजब। इसकी बात करते हैं सर प्लैटिनम। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर जो होता है 46 में 38 जोड़ेंगे 78 आ गया, 32 जोड़ेंगे सॉरी 78 आ गया। इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे है +2, तो माइनस किया +2 और इसमें प्लस कर दिया 4 इंटू 2, ये कितना आ गया सर 78 + 6 दैट इज 84। 84 नियरेस्ट नोबल गैस होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर 86 होता है। अरे सर ये कंपाउंड तो नहीं बनना चाहिए, बट मैं बता दूं ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अबे अगर मान लो EAN रूल इज द ओनली रूल होता, अगर ये सिर्फ एकमात्र रूल होता
तो बाकी कंपाउंड तो बाकी हम आगे थ्योरी नहीं पढ़ रहे होते। तो ये रूल में गलतियां हैं। हम मानते हैं कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इन रूल के हिसाब से, बट ये एग्जिस्ट भी करता है सर, बट ये एग्जिस्ट भी करता है सर। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल लेंगे, बाकी सबका आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका EN रूल फॉलो नहीं होता बट दे एग्जिस्ट। अब सुनिएगा मेरी बातें ध्यान से, कुछ RBIs हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। Point number 1, it is not necessary that every complex follows EN rule. It is not the ultimate theory, have drawbacks. इस पर ड्रॉबैक भी होता है। मेटल कार्बोनिल ऑलवेज फॉलोज EN रूल, मेटल कार्बोनिल हमेशा EN रूल का फॉलो करेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन भी मेटल कार्बोनिल पे ही निकलता है मैक्सिमम, टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स, और टू फाइंड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं सर। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, हमें बोला कि इसमें भैया वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका नंबर है 1, तो आप कैसे फाइंड करेंगे सर? तो देखो, आप बोलेंगे इसको अगर दे रखा है कि ये EN रूल फॉलो करता है, तो कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट का EN जो है वो कितना आना चाहिए? नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस इज 36। फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो दिस इज 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? तो आप लिखेंगे 2। सर EN के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसके कारण इसकी डेंसिटी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × x मतलब x। ये किसके बराबर है सर? ये बराबर हो जाएगा 36 के। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास आया 24 + 4 + 2x बराबर 36। यहां से आपने सॉल्व किया तो आप बोलेंगे सर 2x किसके बराबर आएगा? 8 के। x किसके बराबर आएगा? 4 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इस तरीके से आप सवाल आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी आप बोलते हैं सर कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, 2 इससे 4 इससे आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे अगर हम चले तो अगला पॉइंट है PtNH3 होल 6 और इस पे X पॉजिटिव। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट X का है, तो हमने बोला कि प्लैटिनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 78 माइनस हमने किया X, साइन खुद ब खुद आ जाएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, +6 × 2, ये किसके बराबर होगा सर? नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। तो 78 के बाद नोबल गैस 86 पे आता है सर। ठीक है, यस सर, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने बोला 78 + 12 ये कितना हो गया सर? 80। आपने बोला सर 80 हो गया क्या? देख ले भाई, 78 - x + 12 ये किसके बराबर है? 86 के बराबर। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 में से ये गया +6 आ गई है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? +6 ही आ गई। मैंने गलत किया क्या? मैंने कुछ गलत किया, मेरे को भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया है भाई। ला 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 क्या गलत किया बता दे भाई। +2 + 4 इसमें क्या गलत किया बोलना? अरे +4 तो आएगा, मैंने क्या गलत कर दिया? सिक्स ही आ रहा है। जोड़ा गलत है। ठीक है, हो सकता है। अब बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। 90 - x बराबर 86, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 - 86 दैट इज 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर अगले पेज पे। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर कैसे निकालते हैं सर? तो याद रखिएगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए EAN लेस देन NNG होगा तो आप क्या बोलोगे? सर ये EN लेस देन है तो ये EN है ना, EN और ZNG में क्या है सर? ZNG बड़ा है तो ये क्या करेगा? इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसको बराबर करने की कोशिश करेगा। तो जिसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वहीं अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये कम करने की कोशिश करेगा, और कम करने की कोशिश में ये क्या करेगा सर? आप बोलोगे इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हमेशा कैसा काम करता है? तो आप बोलेंगे इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है सर। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। आइए फटाफट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपको मेरे को बताना है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या है? RaOA 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 RaOA। जल्दी जल्दी बताते जाइए सर।
एकदम जैसे बांग्ला भाषा में बोलते हैं ना, ताड़ाताड़ी। हाँ, एकदम गोली की रफ्तार से। तो चलिए देखते हैं। आप बोलेंगे सर क्रोमियम है ना, ठीक है तो है क्रोमियम, अपना क्रोमियम होगा। 24 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, प्लस 6 इंटू 2 हो गया। ये किसके बराबर है सर? इसको टोटल निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये 36 है। अबे 36 ही आ गया क्या? हाँ सर 36 ही आ गया। तो ये भाई साहब ना ओए ना आरे, किसी तरह काम नहीं करेगा ये, ठीक है। मस्त है भाई, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। सही नहीं है? बता, ओए भी नहीं आ रहे भी नहीं है भाई, 36 चाहिए था, 36 आ गया। इसकी बात करते हैं। आप बोलोगे वेनाडियम, वेनाडियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 23। 23 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही नहीं, हटा दिया सीधा, प्लस कर दिया 2 इंटू 6 से कितना आया सर? 23 में 12 जोड़ा, ये आ गया 35। 35 जो है वो लेस देन 36 है। ये यहां से यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा कोई भी सवाल होगा, कितना भी कठिन सवाल होगा, कर लेंगे, बताओ। ऐसा कोई भी सवाल, कितना भी कठिन सवाल, अपन बिल्कुल आराम से कर लेंगे, 100% कर लेंगे। जल्दी से बोल दीजिए यस और नो, यस और नो। चलिए ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सवाल दिया, फाइंड द EAN ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CaEDTA 2 नेगेटिव। जल्दी से इसको निकाल के बताओ, इस सवाल का आंसर दो जल्दी से। बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना आएगा? बोलो भाई, काफी टाइम हो गया यार, 10 घंटे होने वाले हैं। बताओ, 10 घंटे पढ़ा दिया, पता तो चल अभी कम रहा है। क्लास के बाद पता लगेगा। 10 घंटे पढ़ा है और उसमें क्या खाया है? थोड़ा साबूदाना, 1 कप चाय। वाह, बढ़िया है। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी का क्या हो जाएगा भाई? डिटॉक्स है, डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी। बताइए। तो आप बोलेंगे सर यार ये जो है ना EDTA है, इसका डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी 6 होती है भाई। गर्दा लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एकदम गर्दा उड़ा देने वाला लिगेंड है। ठीक है सर, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर इसका कितना, और इस पे चार्ज होता है -4 का, तो इस पे एटॉमिक नंबर है +2, तो 20 माइनस +2 प्लस 2 इंटू 6, क्योंकि ये खुद ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रखेगा, तो आप बोलेंगे आया 18 + 12 जो कि 30। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। EN रूल को फॉलो नहीं किया, बट ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सर, ये बात याद रखिएगा। हाँ, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सर, ध्यान से देखिएगा कि EDTA -4 का एप्लीकेशन क्या क्या है। यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, फिर रिमूवल ऑफ लेड पॉइजनिंग, और इसका हम एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में भी यूज़ करते हैं। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर। अब हम अगली थ्योरी पे चलते हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले EN रूल का एक और एप्लीकेशन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें K4FeCN6 और K3FeCN6 की, तो इसका EN जो है 36 आता है, इसका EN 35 आता है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए था, एज पर EAN रूल ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट इट इज लेस स्टेबल। तो हमने बोला यार हमारा EN जिसका कम है और जिसका बराबर है, उन दोनों में कम वाला ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है? इसका मतलब इट इज अ लिमिटेशन टू EN रूल। ये भी एक EN रूल का लिमिटेशन है। और मैंने बोला रूल में गड़बड़ियां होंगी तभी तो नया रूल बनेगा, रूल में गड़बड़ियां होंगी तभी तो नया रूल बनेगा। अब हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बताने में आपकी मदद करेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मदद करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, इन अ कॉम्प्लेक्स देयर एग्जिस्ट अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। CMA एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल टू लीगेंड। CMA इलेक्ट्रॉन पेयर को बुलाता है, भैया आइए हमारे घर आइए, पधारिए, और उनको वेकेंट ऑर्बिटल देता है। CMA यहाँ पे लिविस एसिड का काम करता है, और लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लिविस बेस का काम करता है। लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो किसका काम करता है सर? लिविस बेस का काम करता है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आई विल नॉट बी गिविंग एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं दे रहा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। सर आपको ब्रेक लेना है, यू आर फ्री टू टेक ब्रेक, आप फ्रीली ब्रेक ले सकते हैं। चलिए, CMA प्रोवाइड्स एज मेनी वेकेंट ऑर्बिटल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना वेकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन को चाहिए उसके हिसाब से प्रोवाइड करता है। फिर दीज वेकेंट ऑर्बिटल फर्स्ट हाइब्रिडाइज एंड देन प्रोवाइड इट, है ना, देन प्रोवाइड इट टू लिगेंड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब तुरंत झटपट ये सारा, है ना, काम हो जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन वहां पड़ा था उसी तरीके से कुछ चीजें अलग है। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन sp लीनियर ज्योमेट्री का होता है, sp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे वैरायटी होती है सर। सबसे पहला ये तो या sp3 हो सकता है या d3s, जिसमें dxy dyz dxz होगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा कुछ इस तरीके का, जो कि हमने वहां पे भी VSCP 4 में टेट्राहेड्रल ही पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें बी में, DSP2 में d यूज्ड है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर भी आ गया। मैं आपको बता दूं हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल हमारे लिए पूछे जाएंगे, हमें और कहीं ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। फिर अगर हम बात करें सर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 हो सकता है। अगर d dz² है तो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि हमने पढ़ रखा है। इसका एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका एग्जांपल है FeCO होल 5, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल है और इसका ज्योमेट्री भी हमें याद रखना है। फिर अगर हम बात करें सर sp3d और dsp3, यहाँ पे d अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3d2 या d2sp3, जहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर दोनों यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमारे सिलेबस में ये और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे सर, किससे, CFT से थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे, क्योंकि कई बार चीटिंग करना इंपॉर्टेंट है और हम लीगलाइज्ड चीटिंग कर रहे हैं। कैसी चीटिंग? हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि हम चीटिंग कर रहे हैं, लीगलाइज्ड चीटिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्या है सर। अगर आप देखेंगे तो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ से चीटिंग कर ली। क्यों? ये हमें मदद करेगी VBT को आसानी से सॉल्व करने में, ये हमें मदद करेगी VBT को आसानी से सॉल्व करने में। कैसे, आइए देखते हैं सर। डायरेक्ट सवाल आ रहा है विद द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। इसमें अगर आप देखेंगे तो I माइनस जो है ये वीकेस्ट लीगेंड है, I माइनस जो है वो सबसे वीकेस्ट ऑफ ऑल लीगेंड है। और वहीं अगर हम बात करें सर इसकी CO की, तो CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लीगेंड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड है सर, स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड है। ठीक है, यस सर। अगर हम आगे चर्चा करें सर इससे रिलेटेड, तो आप बोलेंगे देखो इसको याद करने का एक ट्रिक अपन याद कर लेते हैं। वीक फील्ड लीगेंड आपको पता होने चाहिए, तो I बर्बादी, सनी, क्लास से फरार, फिर O ऑक्सिलेटो और पानी, ये सभी के सभी जनरली वीक फील्ड लीगेंड होते हैं, ये सभी जनरली वीक फील्ड लीगेंड होते हैं। ठीक है क्या? आइए उसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर, आगे NCS माइनस, EDTA, NH3, EN, CN नेगेटिव और CO। इसमें आप देखेंगे दो बातों का ध्यान रखिएगा। कार्बन डोनर साइट सब कुछ डिसाइड करता है। कौन? डोनर साइट। अगर कभी भी आपके पास कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है या फिर फास्फोरस डोनर है, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का काम सिंपली इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइज करेंगे। अभी के लिए बस इतना मान के चलिए, अभी के लिए बस इतना मान के चलिए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पास सवाल क्या क्या हो सकता है जिसका आंसर हम VBT की मदद से दे सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये सारे सवालों का जवाब आप इस थ्योरी की मदद से दे सकते हो। हाँ, कहीं कहीं आपको क्या बोलते हैं CFT की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो कुछ सवाल को करके देखते हैं, एक दो सवाल मैं आपको कराता हूँ, फिर आपको कुछ RBIs दे के छोड़ दूंगा।
सबसे पहला CONH3 होल 6 Cl3। इस कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है, +3 का है। ठीक है, आपका सबसे पहला काम जो है 2-3 चीजों को पहचानना। CMA कौन है ये पहचान लो। आप बोलोगे सर हमारे पास CMA जो है वो कोबाल्ट +3 है। ठीक है सर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर अगर हम बात करें सर कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लीगेंड कैसा है सर, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन डोनर है सर, लीगेंड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग कराएगा, कब कैसे कहां कराएगा वो मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या वाली बात इसमें है इच नहीं। आगे हमें डी कॉन्फ़िगरेशन पता करना होता है सर। डी कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वही खेल है सर। अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर डी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे क्या हो जाएगा, कैसे निकालना है। तो अगर एटॉमिक नंबर आपका 21 से लेकर के 29 तक है तो उसके लिए मैं आपको सीधा सीधा एक RBI देता हूं, #RBI ऐड Z और माइनस कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल, एटॉमिक नंबर को ऐड कर दो, 2 डिजिट है ना, दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो। जैसे अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर 27 है ना, तो मैंने बोला 2 + 7 कर दो 9, 9 में से माइनस कर दो क्या, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है 3, ये कितना आ गया 6, मतलब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है सर, खत्म। D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हाँ सर, अब डब्बे बना लो, कौन कौन से, ये आपका है 3D का डब्बा, ये है 4S का डब्बा, ये है 4P का डब्बा, ये है 4D का डब्बा। आप बोलेंगे सर सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन रखो, कैसे, पेयरिंग करवा करवा के। कैसे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवा दिए। हाँ सर। फिर अब आप बोलो सर बाराती है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो लीगेंड है ना उनको बारात की तरह ट्रीट करो। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। बारात के लिए कितने घर चाहिए, 6 घर चाहिए, घेर लो, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया ना, हाँ या ना सर, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही निकला बाकी सब चीज अपने आप निकलते जाएगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 निकला, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे सर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पीसीज कैसी हो गई, आप बोलेंगे सर स्पीसीज हो गई डायामैग्नेटिक। क्या मेरी बात चमकी, यस सर। सर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहाइड्रल है सर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमेशा ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री ही होती है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे आप लिख दीजिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है यही समझाने जा रहा हूं, अगले पेज पे ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकालना है तो याद रखिएगा, इफ इन अ कॉम्प्लेक्स n-1 d ऑर्बिटल इज यूज्ड तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर nd ऑर्बिटल इज यूज्ड तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये तो हो गया डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना चाहिए था। बोर्ड एग्जाम गया, नीट के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है, सुनना। इफ इन हाइब्रिडाइजेशन d कम्स फर्स्ट, अगर पहले d लिख दिया, यहां पे पहले d लिखा था, पहले क्या लिखा था हाइब्रिडाइजेशन d, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। छोड़ो बाकी सब। अगर D लास्ट में आया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर D आया ही नहीं, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D है ही नहीं सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, D है ही नहीं सर, तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल इस केस में डिफाइन नहीं होता है, और कभी भी D ऑर्बिटल स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों प्लेस पर नहीं होगा। एक साथ ऐसा मत करना कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, एक दिन तुम्हारा मन किया बोला ये वाला बना के दिखाते हैं, अरे मत करना प्रभु, ये काम प्लीज ना करें। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताइए यस और नो, यस और नो, यस और नो। इज इट क्लियर, बताइए इज इट क्लियर, बोलो यार, बड़ी भारी चीजें बता रहा हूं, बताओ, बड़ी भारी बातें बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। कुछ लोग तो सर कौन चैप्टर चल रहा है, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है टिश्यू टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू का इशू बना रहे हैं। हाँ क्लियर है, अगला सवाल चलते हैं।
ठीक है सर, ये है। आप बोलेंगे सर इसमें कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन, तो आप बोलेंगे सर कोबाल्ट +3। सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सर लीगेंड किस टाइप का है, अरे लीगेंड तो WFL है सर, वीक फील्ड लीगेंड है। अच्छा कोई बात नहीं सर, डी कॉन्फिगरेशन निकाल ले क्या, अरे डी कॉन्फिगरेशन के लिए एसएम सर ने एक ट्रिक दी थी, 27 है ना, 2 + 7 9 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दैट इज 6, तो D6 आ गया इसका कॉन्फिगरेशन। अरे D6 आ गया तो डब्बा है, डब्बा, इसको सॉल्व करने का टेक्निक है डब्बा, मतलब डब्बा बनाओ आंसर निकालो, इससे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्या यहां पे पेयरिंग करवाएंगे, अरे वीक फील्ड लीगेंड है भाई, पेयरिंग कैसे करवा दोगे, पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6। आपने बोला ठीक है सर, अब कोई घर खाली है, नहीं सर सब में एक एक लोग भरे हुए हैं, जहां लोग भरे वहां बाराती को कभी नहीं बुलाएंगे, तो बाराती के लिए यहां से घर घेरना चालू किया, 1 2 3 4 5 6। आपने बोला S फिर 3P फिर 2D, ऐसा लिखा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो IOC OOC, तो आप बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है सर। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, √24। ठीक है, इस तरीके से आप सारी बातें निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई, बताइए। हाँ, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बोलो 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 बोलो, इज इट क्लियर, बताइए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए इसके बाद आगे आते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स करेंगे, है ना, 3-4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये ZnOH होल 4 2 नेगेटिव। आप बोलेंगे सर जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है, जिंक पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है जिंक 4s2 3d10 होता है, +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये D10 कॉन्फिगरेशन है सर, पहले याद रखना सर, D10 कॉन्फिगरेशन है मतलब 3D पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, D3 को यूज नहीं कर पाएंगे, D3 को यूज नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जिंक +2 की अपन अगर बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, 4, और लीगेंड कौन है सर, OH-, जो कि वीक फील्ड लीगेंड होता है ना, वीक फील्ड, ये WFL है सर। ठीक है, यस सर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डी कॉन्फिगरेशन D10 है, तो डब्बा बनाना चालू करते हैं। ये है अपना 3D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, D10 हो गया। फिर इसके बाद ये 4s है, फिर इसके बाद ये 4p है, और इसके बाद ये 4d है सर। इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4, 4 घर चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल विल नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि ये होगा ही नहीं सर, ये होगा ही नहीं। क्लियर है ये बात। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बता रहे, लो स्पिन हाई स्पिन अभी अगले पेज पे बताऊंगा, उसके लिए भी एक RBI है, घबराइए मत, थोड़े एग्जांपल और फिर लो स्पिन हाई स्पिन पे हम चलेंगे सर। इनर और आउटर नॉट डिफाइंड, बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चल लेना। अब सुनना, ये 1, ये 2 और ये 3, भाई साहब ये 3 कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कॉम्प्लेक्स को मैं एक साथ लिख रहा हूं, और इनके बारे में मैं सारा हाइब्रिडाइजेशन और सारी बातें नहीं निकाल रहा, बस मैं ये लिखते जा रहा हूं। देखो, एक तो लिया मैंने NiCO होल 4, दूसरा मैंने लिया NiCN होल 4 2-, और फिर मैंने लिया NiCl होल 4 2-। इसके बारे में सारी बातें एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले CMA की बात कर ले, है ना, सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्सेस के CMA की बात। तो यहाँ पे CMA जो है वो निकल है, निकल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ निकल 2+ है, यहाँ भी निकल +2 है सर। ठीक है, यस सर। फिर डी कॉन्फिगरेशन की अगर अपन बात करें तो 28 हो जाएगा इसका, 2 + 8 28 में से 0 गया तो 10 हो गया, ये D10 कॉन्फिगरेशन है सर। ये D8 कॉन्फिगरेशन है, और ये भी D8 कॉन्फिगरेशन है सर। फिर अगर आप बात करेंगे सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सभी में सेम है, 4 4 4। ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन की जब आप बात करेंगे, बना के देखेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है सर, और ये वीक फील्ड लीगेंड है सर, है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ dsp2 आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 आ जाएगा। मतलब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो आप ये पाएंगे कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है, और ये वाला आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। ठीक है, यस सर। ज्योमेट्रीज भी हमने बता दिया। रॉन्ग, इसमें रॉन्ग क्या है भाई, dsp3 होगा ना,
अबे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP3 कहां से दिख जाएगा बे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP3 कहां से दिख गया बे तुम लोगों को? है? वाह वाह बेटे वाह, करेक्ट। ठीक है, फिर अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें, इनकी, तो याद रखना ये तो D10 है सर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो ये डायामैग्नेटिक है। इसकी बात करें, ये भी D8 है, और क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये भी, यहां पे भी क्या होगा सर, सब कुछ पेयर्ड होगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा सर, ये भी डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, पैरासूट वाले आ चुके हैं। CO कहां है? CO तो SFL है ना, लेकिन D10 भी तो है ना। अरे D10 नहीं दिख रहा है क्या? हाँ भाई, D10 भी तो है। वो SFL, उसका SFL होना तुम्हें दिख गया, इसका D10 होना तुम्हें नहीं दिखा। वाह, D10 के साथ क्या कर लोगे बे तुम? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर के, रोंग हट। ठीक है, क्या मेरी बात? तो आप बोलोगे हाँ। अब देखो, ये दोनों D8 कॉन्फ़िगरेशन थे। हाँ सर, D8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसके पास ये पैरामैग्नेटिक था। इसके पास अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, जीरो, इसके पास भी जीरो, इसके पास 2, ये दोनों एक जैसे ही है सर लगभग D8 कॉन्फ़िगरेशन के। तो आप इसको बोलोगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बना है, वो आपका हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो वीक फील्ड लिगेंड के साथ बना है इस केस में, वो हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। ये लो स्पिन हाई स्पिन तभी डिफाइन है जब पेयरिंग हो भी सकती है और पेयरिंग नहीं भी, दोनों ऑप्शंस ओपन है तभी। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। हाँ भाई, इज इट क्लियर? बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया 0 0 और 2, इसके बाद भी अब चाहिए क्या? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 2-3 बातें। अगर आपके पास कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाए और डी कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 रहे, तो याद रखिएगा देन लिगेंड वेदर SFL और WFL डू नॉट अफेक्ट द पेयरिंग एंड नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। इस केस में D1 D2 D3 में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोई वीक फील्ड जैसा काम करता ही नहीं है सर, सब एक बराबर काम करते हैं। ऑल दिस कॉम्प्लेक्स आर स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये, D2 के लिए ये, D3 के लिए ये, सिंपल है सर। इसके बाद अगर हम चले, यही क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही हो, लेकिन D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, तब भी SFL और WFL हैव नो इफेक्ट, किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, जैसा है वैसा, कोई पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दो। और ऑल दिस कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब sp3d2 टाइप का होगा। अगर D8 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 है तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ध्यान सुनिए, D4 से लेकर के D7 तक का ही खेला है ना, D4 से लेकर के D7 तक का ही खेला है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो लो स्पिन होगा, है ना, और अगर वीक फील्ड के साथ बन रहा है तो वो हाई स्पिन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले कॉम्प्लेक्सेस में, इन कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का तो कोई रोल ही नहीं होता है। इन कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई रोल ही नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कुछ लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी की चर्चा कर लेते हैं सर। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी अगर आप देखेंगे तो देख के थोड़ा हैरान रह जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी अगर आप देखेंगे तो देख के थोड़ा हैरान रह सकते हैं। सबसे पहला, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ असम्पशन, बहुत सारी बातें हमने मान ली, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। आप बोलोगे सर हमने तो मैग्नेटिक डेटा निकाल लिया। अबे भाई हमने कैसे निकाला? चीटिंग करके। किससे? CFT से चीटिंग करके, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर रेप्लिका टेस्ट के बारे में कुछ बोलो। अरे रेप्लिका टेस्ट के बारे में क्या बोलूं, होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके पास वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा ऐप पे ही, ऐप पे आपको जाके टेस्ट दे देना है। इसमें इतना बोलने की क्या बात है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक
और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टेबिलिटी कोई बात नहीं करी गई। उसके बाद इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फिर से वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात ही नहीं करता था सर ये। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, जो कि CFT ने किया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये थे इसके लिमिटेशन NCERT छाप रखे हैं। अब हम चलते हैं CFT पे। CFT की बात करें सर तो CFT क्या बात करता है? CFT बोलता है यार देखो, सबसे पहला एजम्पशन ही गलत साबित करता है किसका? VBT का। CFT क्या कहता है कि इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये मिस्टर बीन वाला फोर्स क्या है? जैसे आपने एक मीम देखा होगा, उसमें एक बंदा यहां पे बैठा रहता है, उसका नाम होता है न्यूटन। न्यूटन अपनी कॉपी पे लिखता है F बराबर, है ना, न्यूटन अपनी कॉपी पे क्या लिखता है भाई? ये भाई साहब अपनी कॉपी पे लिखते हैं F बराबर Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। इसी बेंच पे एग्जाम दे रहा होता है यहां पे मिस्टर बीन साहब, उनके नाम पे लिख दिया जाता है कूलम। ये भी ऐसे स्लेट लेके बैठे रहते हैं और ये इधर ऐसे नजरें गड़ाते हैं और ये लिख देते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बन गया कूलम फोर्स। तो मिस्टर बीन बना रहता है, हाँ तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? मिस्टर बीन वाला फोर्स। ठीक है भाई, तो मिस्टर बीन वाला फोर्स इनके बीच में काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करता है सर। खैर वापस आते हैं, वहां पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात की थी, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है सर, याद रखिएगा। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। फिर लीगेंड इफ नेगेटिव चार्ज, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो इसको हम डाइपोल की तरह कंसीडर करेंगे। डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन्स डीजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगेंड। जब कोई लीगेंड नहीं आएगा तो इसका डी ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब ये स्प्लिट नहीं करता, टूटता नहीं है। लेकिन जैसे ही लीगेंड आता है सर, एज द लीगेंड अप्रोचेस, जैसे ही लीगेंड अप्रोच करता है आपको क्या देखने को मिलेगा सर? आपको देखने को मिलेगा द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एक्सपीरियंसेस रिपल्शन एंड द डीजेनरेसी इज ब्रोकन। डीजेनरेसी टूटती है और ऑर्बिटल अलग अलग हो जाते हैं सर। 5 डी ऑर्बिटल जो है वो टूट जाते हैं और इसी को डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग या फिर इसको आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली कहते हैं। डी ऑर्बिटल की अगर आप बात करेंगे, दो तरीके के होते हैं, एक्सियल और इंटर एक्सियल। एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल में dx² - y² dz² और dxy dyz और dxz भी यहाँ पे बना रखा ये होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं सर। किस तरीके से टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, एक बार इनकी फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं बेसिकली, है ना। इनकी फील्ड में स्प्लिटिंग देख लेते हैं। तो स्प्लिटिंग की बात करें तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है और टेट्राहेड्रल फील्ड हमारे सिलेबस में है। स्क्वायर प्लेनर फील्ड हमें पढ़ना नहीं है। हाँ, एक बच्चा कह रहा कि सर बताओ, हमने अप्रैल में क्लास करनी चालू की थी और मई तक पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, अप्रैल में शुरू किया और मई तक पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड में मैं आपको स्प्लिटिंग दिखा देता हूं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये मान लो 5 डी ऑर्बिटल है। अच्छा, ये मैं ना एक्साइटेड स्टेट में बना देता हूं जब लीगेंड चारों तरफ से आ गए। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है सर? लीगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। इन एक्सिस के अलोंग लीगेंड अप्रोच करते हैं। तो जिस एक्सिस के अबाउट अप्रोच करेंगे वही रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि सर ऑर्बिटल में जो आप सोचो, किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन ही लेके आ रहा है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब क्या होगा, अगर आप एक्सिस के अबाउट आओगे तो एक्सिस वाले पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा और एक्सियल ऑर्बिटल्स आपके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से हैं सर? आप बोलेंगे dz² एंड dx² - y², ये ऊपर चला जाता है। और इंटर एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है? तो आप बोलेंगे इंटर एक्सियल ऑर्बिटल है dxy, dyz और dxz। ये क्या होता है सर? नीचे की तरफ आ जाता है।
इसके बीच में जो एकदम एनर्जी लेवल का लाइन है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं सर? बैरी सेंटर। अब ऊपर की तरफ कितनी एनर्जी है और नीचे की तरफ कितनी एनर्जी है उसको एक बारी देख लेते हैं सर। आइए, आप बोलेंगे सर ऊपर की तरफ अगर आपको एनर्जी लिखनी है तो इसको आप लिखो डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ को डिवाइड कर दो टोटल ऑर्बिटल 5 से। आप ऊपर गए हो, एनर्जी पॉजिटिव होगी, यस सर। कितनी होगी? तो ऊपर नीचे कितने ऑर्बिटल है? 3, वो लिख दो इस तरीके से। ये हो गई आपके ऊपर के हर इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में आने वाले हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसको अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाता है प्लस 0.6 डेल्टा ओ। नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी, मतलब इसमें हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डेल्टा ओ को 5 से डिवाइड करो, नीचे गए हो तो नेगेटिव लगा दो, ऊपर 2 ऑर्बिटल है तो 2 लगा दो, मतलब ये माइनस 0.4 डेल्टा ओ के बराबर आ जाएगा नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी। इस पूरी स्प्लिटिंग की अपन बात करें, ये पूरी स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं? यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं डेल्टा ओ। इसको हम क्या कहते हैं सर? डेल्टा ओ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सुनिएगा, समझिएगा। अब सुनना कैसे हम डिफाइन करते हैं बाकी चीजें, तो सुनना। ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल, इनको हम बोल देते हैं T2 ऑर्बिटल। और क्योंकि यहां पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, वैसे इसका सही रीजन होता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जेरेड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, है ना। जेरेड हमारे सिलेबस में है नहीं, इसीलिए जी फॉर जेरेड ही होता है। वैसे हमारे सिलेबस में जेरेड के बारे में पढ़ना नहीं है, क्या होता है जेरेड ऑर्बिटल। हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं सर। आप समझ लो ऑक्टाहेड्रल में सबसे ज्यादा लिगेंड है 6, तो हम आउट ऑफ रेस्पेक्ट जी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर? जी लगा देते हैं। और वहीं इसकी बात करें तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। T2G ये ई ऑर्बिटल होता है, ठीक है सर। अब सुनना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को वापस भरना है तो 2 तरीके की एनर्जी काम करती है, एक तो डेल्टा और दूसरा पेयरिंग। अगर डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग से तो आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा सिस्टम आसान काम को चुनता है। सिस्टम क्या करता है सर? आसान काम को चुनता है। तो आप बोलेंगे अगर डेल्टा ज्यादा है पी से, तो मेरे को बताओ क्या होगा? डेल्टा होगा या पेयरिंग होगी? क्या होगी जल्दी से बताइए, बोलते जाओ भाई, क्या होगा कमेंट में बताओ। अगर डेल्टा और पी में डेल्टा ज्यादा है तो पी का मतलब पेयरिंग है, तो आप बोलेंगे सर पेयरिंग आसान है, तो इस केस में पेयरिंग हो जाएगी। आप बोलेंगे पेयरिंग विल टेक प्लेस। और जब कभी भी पेयरिंग होती है तो उस केस में आपका जो लीगेंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऐसे लीगेंड का नाम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। जब कभी भी डेल्टा कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो तो इस केस में आप क्या बोलेंगे सर? इस केस में नो पेयरिंग विल टेक प्लेस। मतलब इनिशियली पेयरिंग नहीं होगी, बाद में अगर 5 इलेक्ट्रॉन के बाद तो भरना ही पड़ेगा। नो पेयरिंग, और ऐसे लीगेंड को हम बोलते हैं वीक फील्ड लीगेंड। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। ऐसे लिगेंड को हम वीक फील्ड लिगेंड बोल देते हैं। इसी तरीके से डिफाइन हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। इसी तरीके से डिफाइन हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे सर, वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो वीक फील्ड में भरना, तो अब हम सिंपल है, ये टेट्राहेड्रल फील्ड की कहानी थी सर। टेट्राहेड्रल फील्ड में कई बार ऐसे आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बता दो, CFSE। CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, सुनते जाइएगा। CFSE का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेल, और ईजी सेल में हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ईजी सेल में हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? तो आप बोलेंगे प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेल, और T2G में हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और इसके साथ हम n टाइम्स p करते हैं। अब यहां पे ये नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन है। यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के? कितने पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहे हैं, और p का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। p का मतलब क्या होता है सर? पेयरिंग एनर्जी। ठीक है सर, इसके बाद आगे चलते हैं। इसी के बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रल के बाद अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड में चले, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है सर? जस्ट अपोजिट। टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लीगेंड अप्रोच करते हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं? तो आप देखेंगे इंटर एक्सियली, एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं। एक्सिस के बीच में अप्रोच करने से क्या होता है सर? एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, इंटर एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहां पे आपको स्प्लिटिंग, अंत में फाइनल स्प्लिटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो आपको इसमें स्प्लिटिंग कैसे देखने को मिलेगा? ऊपर की तरफ चला जाता है T2 ऑर्बिटल। अब T2 यहां पे ना G नहीं लगाते हैं, क्योंकि ना टेट्राहेड्रल फील्ड में जेरेड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये है T2, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा क्या? E में कितने ऑर्बिटल हो गए? 2। G नहीं लगाते, G हटा देते दोनों तरफ से। ये वही ऑर्बिटल है सर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर।
और ये आपका dxy dyz और dxz। यहां पे जो डेल्टा है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम डेल्टा टी लिख देते हैं सर। क्या लिख देते हैं? डेल्टा टी लिख देते हैं। और डेल्टा टी के बाद हम क्या करते हैं? डेल्टा टी के बाद हम इस एनर्जी को अगर बांटे तो एनर्जी को बांटने का सेम तरीका है सर। हमने डेल्टा टी को डिवाइड किया किससे? 5 से। नीचे 2 ऑर्बिटल थे तो +2 लगा दिया। नीचे वाली एनर्जी की बात करें तो हमने डेल्टा टी को डिवाइड किया किससे? 5 से। ऊपर 3 ऑर्बिटल थे तो -3 लगा दिया। मतलब ये +0.4 डेल्टा टी हो गया और ये -0.6 डेल्टा टी हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे और आंसर कर देंगे सर। इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका स्प्लिटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल। अब स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, वो याद रखिएगा कि सर अगर कभी भी आपको डेल्टा टेट्राहेड्रल दे रखा है और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल निकालना है तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू, मतलब टेट्राहेड्रल बाई ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल्स टू 4/9। किसके बराबर होता है सर? 4/9 के बराबर होता है। ठीक है। और याद रखिएगा सर डेल्टा स्क्वायर प्लेनर अगर कभी आए तो स्क्वायर प्लेनर की क्या स्प्लिटिंग वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है, ये बराबर लगभग होता है किसके? 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के। तो अगर मान लो सब सेम बनाए तो डेल्टा ऑक्टा स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल और सबसे कम डेल्टा स्क्वायर टेट्राहेड्रल होता है। मान लो अगर मैंने बोला कि कोबाल्ट +3 है, इसका क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो कॉम्प्लेक्स बना उसके लिए डेल्टा ओ की, उसके लिए डेल्टा की जो वैल्यू है वो 36,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो अगर क्लोरीन के साथ ही, क्लोराइड के साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनता है, मान लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आपको डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बतानी है। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? बताइए 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 सर। लीगेंड अप्रोच फिर से बता दीजिए। अरे लीगेंड का अप्रोच क्या है? टेट्राहेड्रल में एंगल क्या होता है? आप बोलोगे सर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब है 90 डिग्री से तो लीगेंड आ ही नहीं सकता ना। एक लीगेंड ला दिया आपने एक्सिस एक्स एक्सिस से, बाकी लीगेंड तो एक्सिस के बीच में से ही आएंगे और एक्सिस के बीच में आएंगे तो टकराएंगे। तो आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल है। मैंने क्या बोला? ये है सर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये है डेल्टा टेट्राहेड्रल। डेल्टा टेट्राहेड्रल बाई डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किसके बराबर होता है सर? तो आप बोलेंगे 4/9 के बराबर होता है। वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना? डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर हो जाएगा 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये आ गया 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू है 36,000। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कितने लोगों का मैच कर गया बता दीजिए। बहुत बढ़िया। इस तरीके का सवाल आएगा तो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सॉल्व कर दीजिएगा सर। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज प्रोपोर्शनल टू सीएफएसई, है ना। सीएफएसई के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई क्या क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई? सबसे पहला 1 में, ए में, चार्ज ऑन सीएमए। चार्ज ऑन सीएमए की बात करें, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सीएफएसई ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसी के लिए आप देखेंगे K4FeCN6 जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और K3FeCN6 जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है EAN कम होने के भी कारण। सर 9/4 कब होगा? अरे 9/4 तब होगा जब उल्टा कर देंगे, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बाई टेट्राहेड्रल 9/4 हो जाएगा। कैसी बातें कर रहा है? बी पे चलते हैं सर। और कोई फैक्टर? तो आप बोलेंगे टाइप ऑफ लीगेंड। लीगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, ठीक है, सीएफएसई उतनी ज्यादा।
और स्टेबिलिटी तो प्रोपोर्शनल है, वो पहले ही लिख दिया है। सी पे चलते हैं सर। सी पे टाइप ऑफ सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम का टाइप अगर आप देखेंगे तो इसमें बस इतना याद रखना कि अगर 3D से ज्यादा स्टेबल 4D का मेटल, 4D से ज्यादा स्टेबल 5D का मेटल, और यहां पे एक आरबीआई दे देता हूं, याद रखना कि फॉर 4D एंड 5D सीरीज मेटल, 4D और 5D सीरीज मेटल में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है सर, कि ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑल लिगेंड्स आर SFL, हर एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार इसको गलती कर देते हैं अपन, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड सोच के करते हैं, नहीं सर। 4D सीरीज का एलिमेंट हो, 5D सीरीज का मेटल हो, सब लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही है। सब कैसा है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरह ही है। चलिए इसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करें सर, सी के बाद डी में बात कर लेते हैं। डी में क्या है सर, किलेशन। किलेशन क्या होता है सर, कि नंबर ऑफ किलेट रिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, या CFSE ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ किलेट रिंग ज्यादा तो CFSE ज्यादा। और पांचवे में क्या होता है, टाइप ऑफ स्प्लिटिंग। टाइप ऑफ स्प्लिटिंग, किस टाइप की स्प्लिटिंग है उस पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है सर डेल्टा फॉर स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर टेट्राहेड्रल, तो स्प्लिटिंग पे भी ये बातें डिपेंड करती हैं। हाँ सुनना, अगर किलेशन और स्ट्रेंथ में लड़ाई हो जाए तो स्ट्रेंथ को जिता देना, ये बात याद रखिएगा। किलेशन और स्ट्रेंथ में अगर लड़ाई हो जाए तो स्ट्रेंथ को जिता देना, ये बात याद रखिएगा सर। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। उसके बाद CFSE से हम कलर की बात कर लेते हैं सर। कलर से क्या होता है सर, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड बाय DD ट्रांजिशन, या ऐसे लिख लो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। एंड दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर। दूसरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है सर, चार्ज ट्रांसफर। अगर हम DD ट्रांजिशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की, तो CFT हमें DD ट्रांजिशन के मदद से एक्सप्लेन करता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। DD ट्रांजिशन में क्या है सर, D1 से लेकर के D9 तक का अगर कॉम्प्लेक्स है तो इट विल शो कलर, आपको कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो चार्ज ट्रांसफर तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा MLCT, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। और तीसरा MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे जितने भी हम क्रोमियम और मैंगनीज के कंपाउंड पढ़ते हैं, क्रोमियम +6 मैंगनीज +7, ये सभी के सभी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होते हैं, क्योंकि इन सभी में D0 होता है। D0 होने के कारण कलर होने का ऑप्शन तो यहाँ से बचता नहीं है, तो ये इसके कारण कलर्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद MLCT हमारे सिलेबस में है नहीं सर। MMCT हमें सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ना है, जब हम किसके साथ टेस्टिंग चालू करेंगे सर, K4FeCN6 के साथ डिफरेंट टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये कलर देखने को मिल जाएगा सर। तो हमें वहाँ पे ये कलर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बताओ। अब दो ऑप्शन बचते हैं, देखो। एक तो अपने पास बचता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म अपन सवालों के थ्रू ना करें, मैं सवालों के थ्रू आपको आइसोमेरिज्म के सारे केसेस ना बता दूं। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सेप्शनल केसेस बता दो। एक्सेप्शनल केसेस है भाई साहब, पहले कोबाल्ट +3 का ध्यान रखना। कोबाल्ट +3 के लिए OH- एंड H2O ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करते हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करते हैं। फिर याद रखना, क्रोमियम +2, मैंगनीज +2, फिर आयरन +2 और कोबाल्ट +2 की अगर हम अपन बात करें, इन सभी के साथ NH3 जो है वो वीक फील्ड लीगेंड की तरह काम करता है। और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सभी में आपको sp3d2
का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, सभी में ऐसा देखने को मिलता है, सभी में ऐसा। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, आई एम सॉरी। यहाँ पे ऑक्सिलेट नहीं होगा, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑक्सिलेट होगा, है ना। ऑक्सिलेट और वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। शायद मैंने बोला ऑक्सिलेट ही, लिख दिया हाइड्रोक्साइड, शायद मैंने बोला ऑक्सिलेट ही, लिख दिया हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, सर, तो अब देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और बाकी के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू अपन कवर करते हैं ना, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं। क्या ये बात क्लियर है, बताइए, क्या ये बात क्लियर है, बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं सर, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। सबसे पहला पीवाईक्यू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये तो 2023 का है, आप लोगों ने आंसर भी रट रखा होगा। चलिए शुरू करते हैं, 30 सेकंड का टाइम दिया, देखते हैं कौन आप में से सही करता है। हाँ भाई बताइए। एप्लीकेशन लास्ट में आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन ऑलरेडी रिटन है, वो सब आपको बता दूंगा अभी। चलिए तो आप बोलेंगे सर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, होमोलेप्टिक का मतलब सारे लिगेंड सेम, ट्राइअमीन ट्राइएक्वा हटा दो, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट ये लग रहा है, फिर डाइअमीन क्लोराइडो हटा दो, पेंटावेंटा हटा दो, तो आप बोलोगे बी ऑप्शन सही हो गया सर, इसमें सारे लिगेंड एक जैसे ही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। 92.59 मतलब याद कर रखा है सभी ने, नीट के सवाल तुम याद कर रखते हो यार, एकदम रट्टा मार के बैठे हो। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहां है बे? कॉम्प्लेक्स कहां है तो देख लेते हैं, Ag H2O होल 2, AgCN होल 2, चलो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बताओ। बी, अच्छा। अब एक बात बताओ, बिना कॉम्प्लेक्स के आंसर कैसे मार्क कर दे रहे हो यार, बिना कॉम्प्लेक्स के आंसर कैसे मार्क कर दे रहे हो भाई? तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको टोटल चार्ज निकाल लेना है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, +2 को दो हिस्सों में बांट दो बराबर, एक Ag पे प्लस, दूसरे Ag पे प्लस, इस पे प्लस दिया तो यहाँ टोटल प्लस आया, ये +1 हो गया, इस पे +1 दिया तो यहाँ माइनस आया, -1 +1 बैलेंस होके कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब नाम लिखते हैं, डाई एक्वा सिल्वर 1, फिर यहाँ पे डाई साइनो या साइनाइडो अर्जेंटेट 1, यही सही लग रहा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो गया है ना, यही हमारा सही ऑप्शन हो गया सर, क्लियर है। सी, डाई एक्वा सिल्वर 2 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 2। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं था, मैंने जो कॉम्प्लेक्स लिखा उसके हिसाब से नाम कर दिया, बाकी लोगों ने बी कैसे किया ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। जब कॉम्प्लेक्स है ही नहीं बे तो नाम कैसे कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए नाम करने के लिए। नहीं सर हम तो कर देते हैं, हमने जादूगरी सीख रखी है। चलो आइए देखते हैं, अगला सवाल है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, सुनिए सर, डेल्टा जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड उतना ज्यादा, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो किलेटिंग लिगेंड काम करेगा सर, इसमें 3 किलेटिंग लिगेंड है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, किलेटिंग लिगेंड ज्यादा, डेल्टा ज्यादा, तो सी का डेल्टा सबसे ज्यादा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड सी में सबसे ज्यादा होगी सर। उसके बाद ए का हो जाएगा, उसके बाद बी का हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ये देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है सर। किलेशन पे खेलेंगे सर, किलेशन ही हमारा सही आंसर है। ए ऑप्शन टिक कर रहे हो बे, ए कैसे होगा, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना, एमिट सबसे कम होगा, एब्जॉर्ब तो इसी में सबसे ज्यादा होगा। आइए आगे चलते हैं सर, फिर अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज, बताओ यार क्या होगा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे यूनिडेंटेड गलत, बाइडेंटेड लिगेंड गलत, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है। इसमें से ऑक्सीजन एटम डोनेट करता है और नाइट्रोजन एटम डोनेट करता है, कितने ऑक्सीजन 4, कितने नाइट्रोजन 2, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे।
पोल का टाइम ज़्यादा दे दिया था क्या? 94% लोगों ने सही आंसर दिया, वाह जी वाह, मजा आ गया। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, आपको मैच करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सर इसको। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी क्या कि सर दो बातों का ध्यान रखना, डी कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाल लो। तो ये 26 है सर, इस पे +3 है ना, 26 में से अगर 3 चला गया तो ये D5 बचा, ये भी +3 है, ये भी D5 बचा। अच्छा D5 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप देखेंगे कि सर इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। बी का पी एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया इतने में ही, एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया इतने में ही। और देख लेते हैं सर, यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये D6 है, यहाँ पे भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये D6 है। इस D6 में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस D6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। इस D5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस D5 में, पहले वाले D5 में इस तरीके से भरेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 1 2 3 4 5, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर। तो आप बाकी मैच कर लीजिए, आपका आंसर ए का एस मिल रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक ऑप्शन आपने मैच किया और सारी बातें सच हो गई सर। देखते हैं सी ऑप्शन। अबे ओ भाई साहब, डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, मैंने कुछ गलती करी है क्या? बी का पी नहीं होगा बे, बी में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। ओ भाई कैसे टिक कर रहे हो? डी ऑप्शन में इतने सारे लोग कहां चले गए? पुराने सवाल का आंसर डी था क्या? अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है चलो इसके बाद आगे चलते हैं सर। देखो कैसे कैसे सवाल। अच्छा इस सवाल को करते हैं, ऐसा सवाल को कि आपको बताना है T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऐसा कोई भी सवाल है, RBI लगाओ, आंसर फेंक के मारो। आप क्या बोलोगे सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ, तो नीचे आएगा क्या T2G, ऊपर आएगा क्या EG। इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आयरन +2 पे है, मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। T2G में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने? 0 इलेक्ट्रॉन। तो T2G में 6, EG में 0, बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी भर सकते, मतलब कुछ भी नहीं, इस तरीके से कितना भी कठिन सवाल हो, यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के सवालों पे। आइसोमेरिज्म के सवालों पे आ जाते हैं, आइसोमेरिज्म के सवाल प्रैक्टिस करते हैं सर। फिर अपन लेंगे ब्रेक 15 मिनट का, 15 मिनट से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अपन लास्ट लैब स्टार्ट करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी क्लास लंबी चली जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे यार, क्या दिक्कत है। ये पूछ रहा था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स फलाना। इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो मेरी बात सुनना, इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप टाइप देखेंगे तो ये है CO, है ना, या M लिख दिया मैंने, छोटा a2 और डबल A2। ऐसा जो भी कॉम्प्लेक्स है ना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आता है। मैं आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस का ना एक साथ एक टेबल में सारी बातें लिख के दे देता हूं। देखो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सुनिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे चलोगे, स्क्वायर प्लेनर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा MABCD, चारों लिगेंड अलग। इसका GI की अपन बात करें तो इसके टोटल 3 GI होते हैं, और नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो OI, कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्क्वायर प्लेनर। फिर अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे चलें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जो भी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनते जाएगा, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं सर, बस जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सीधा सवाल आपको देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है MA3B3 टाइप का। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके 2 GI होते हैं सर। कितने? 2 GI। कौन कौन से? तो आप बोलेंगे सर एक तो इसका फेशियल आइसोमेरिज्म होता है, एंड एक इसका मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, या मेरिडोनल कह लो आइसोमर होता है। 2 GI इंपॉर्टेंट है, नाम अलग है सर, सिस ट्रांस वगैरह नहीं कहते इसको, फेशियल और मेरिडोनल कहते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें सर, सेकंड नंबर पे दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है MAA होल थ्राइस। इसकी बात करें तो याद रखना सर, इसमें GI कितने होते हैं? आप बोलोगे 0, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है सर, ये बात याद रखिएगा।
तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना है 2, तो स्टीरियो आइसोमर भी कितना है 2, एक ये खुद और एक इसका मिरर इमेज, ये दोनों ही आइसोमर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तीसरा नंबर का कॉम्प्लेक्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं। ये लिख लो MAA होल ट्वाइस B2, ठीक है। चाहे ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाए, चाहे आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाए MAA होल ट्वाइस BC, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें तो इसके GI कितने होंगे, आप बोलोगे इसके टोटल क्या होंगे GI सर 2। इसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक GI इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर। ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी याद रखिएगा सर। और इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, इसके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है वो सुन लीजिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट है वो होता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाला पार्ट जहां पे MAA इधर से गया सिस से, एक A ऐसे ले लिया अपन ने। जब B और B आपस में सिस पोजीशन पे हुआ, तो अगर अपन बात करें B और B, ये दोनों लीगेंड अगर सिस पोजीशन पे है तो ऑप्टिकली एक्टिव, B और छोटा c भी अगर सिस पोजीशन पे, तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर। ये ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात है, याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। 3 नंबर के बाद अपन 4 नंबर पे चलते हैं सर। 4 नंबर का भी कॉम्प्लेक्स बड़ा ही मजेदार। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है सर, MAA होल ट्वाइस या MAA फिर B2C2। इसकी अपन अगर बात करें तो इसके टोटल GI कितने होते हैं, इसके टोटल 3 GI है सर। कैसे देखो, एक तो M लिया, यस सर, AA को तो ऐसे ही बना लो और इसको कॉपी कर लो सर। AA 3 बार यही है, यही बार बार रिपीट होता रहेगा, यही 3 बार। ओ भाई साहब थोड़ा और आगे आ जा, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। अब सुनना, एक बार मैंने क्या किया सर, इधर रखा B को, इधर रखा B को, इधर रखा C को, इधर रखा C को। इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, ये स्लाइस कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, OIA का मतलब इनएक्टिव। फिर अपन ने एक बार क्या किया सर, यहां रखा C को C के ट्रांस पे और फिर इधर B, इधर B। आप बोलेंगे ये भी क्या है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर। फिर अगर अपन इधर बात करें, इधर क्या होगा, आपने बोला इधर हमने रखा C को, इधर हमने रखा B को, इधर हमने रखा फिर से C को, इधर हमने रखा B को। इसका मतलब क्या है सर, ना तो B को B के ट्रांस पे रखा, कोई भी ट्रांस नहीं है, यहां पे ऑल सिस है। यहां पे ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू B था, यहां पे ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू C था, यहां पे ऑल सिस है सर। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा सर, इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो GI कितने, 3, ऑप्टिकल आइसोमर कितने, 2, स्टीरियो आइसोमर कितना, टोटल 4। कैसे सर, ये 3 और इसका मिरर इमेज 4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है, मैं आपको अभी लिखित दे रहा हूं। आप जितने भी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, यू विल फाइंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज काइंड ओनली, यही कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेगा। बाकी तो रद्दी है सर, भरे पड़े हैं, भीड़ है सर, बाकी दुनिया, बाकी कॉम्प्लेक्सेस भीड़ है। सवाल यहीं से आएगा, सारे कॉम्प्लेक्सेस आप देख लो ना। मैंने आपको कितने कॉम्प्लेक्स बना के दिए, मैंने आपको 4 इसके और एक स्क्वायर प्लेनर का 5 कॉम्प्लेक्स बना के दिया। अब सवाल आपको दिखाता हूं, देखो। हाँ, इस सवाल की अपन बात करें तो आप बोलोगे सर देखो, इस कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, क्या ये GI शो करेगा? यस सर, इट विल शो GI। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? नहीं सर। लिंकेज? नहीं सर। आयोनाइजेशन? नहीं सर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ सर, ये भी शो करेगा, बट वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, तो हमने इस वाले ऑप्शन को टिक कर दिया सर, ए ऑप्शन टिक कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं सर। आइसोमेरिज्म के अब कुछ सवाल करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन सवाल। आइए एक एक करके देखते जाते हैं। क्या आप तैयार है? जल्दी से बता दीजिए आइसोमेरिज्म के लिए, जल्दी 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 जल्दी। देखो, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने बोला था, निकल का 3 कॉम्प्लेक्स है भाई, इसको याद रखना। कौन सा? NiCO होल 4, NiCN होल 4 2 नेगेटिव है, NiCl होल 4 2 नेगेटिव, Cl और Cn के साथ और CO के साथ। ये CO वाला कॉम्प्लेक्स आ गया सर। कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D10 का मतलब है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और ये डायामैग्नेटिक भी होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना टाइम लगा? बाकी दुनिया करे सॉल्व, हम करेंगे टिक। बाकी दुनिया करे सॉल्व, अपन करेंगे टिक, बस। और यहीं से अपन टाइम बचाएंगे सर, यहीं से अपन टाइम बचाएंगे, और इस यहां से टाइम बचा के फिर उसको बाकी जो लेंदी पार्ट ऑफ द पेपर है, अबे स्क्वायर प्लेनर मार्क कर दिया, D10 कॉन्फ़िगरेशन है बे,
कैसे सर? 2 + 8 - 0 कितना हुआ? 10। तुम्हें ट्रिक बताइए ना, ये पुराने वाले सवाल का तो आंसर नहीं मार्क कर रहे, तो रुक जाता हूं मैं, थोड़ा टाइम दे देता हूं, है ना। आइसोमेरिज्म 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 ये तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ रहे हैं यार। लिगेंड का स्ट्रेंथ जॉन टेलर बता देता हूं तुम लोगों को, है ना। जॉन टेलर बता देता हूं। देखो जॉन टेलर अंकल ने क्या बोला, दो तरीके की बातें बोली कि भाई अगर तुम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना डिस्टॉर्शन होता है सर। इसमें क्या होता है? डिस्टॉर्शन। कितने तरीके का? दो तरीके का। कितने तरीके का डिस्टॉर्शन? दो तरीके का। कौन कौन सा? एक तो आपका आप बोल सकते हो एक्सियल, दूसरा आपका इक्वेटोरियल डिस्टॉर्शन। जैसे मान लो ये एक परफेक्ट बंदा है, बढ़िया कद काठी का, है ना करेले जैसी शक्ल वाला एक बढ़िया बंदा है सर। अब मैंने क्या किया? इसका एक्सियल डिस्टॉर्शन कर दिया। ओए हो, ये सवाल है क्या? अच्छा चलो इस पर एक काम कर लेते हैं अपन, इसको तो पीछे कर लेते हैं दो बारी, ये सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। हाँ अब इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको उठाया, सवाल को डिलीट कर लिया, अब अपना काम हो जाएगा। हाँ तो इसको अपन ने क्या किया सर? इसको दो तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। एक तो एक्सियल डिस्टॉर्शन। एक्सियल डिस्टॉर्शन कैसे होगा? इसको पकड़ा और इसको भाई साहब पकड़ के एक्सिस पे ऐसे खींच दिया। अब ये कैसा अजीब सा लग रहा है बताओ? अब ये कैसा अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये एक्सियल डिस्टॉर्शन है, लिगेंड। फिर एक बार क्या किया? इसको पकड़ा, इसको बोला अरे भैया तुम्हारा इक्वेटोरियल डिस्टॉर्शन करेंगे। इक्वेटोरियल डिस्टॉर्शन कैसे हुआ? ऐसे इसको एकदम मोटू कर दिया। तो इन तीनों में से अगर तुम्हें पसंद करना हो तो तुम किसको पसंद करोगे अपने साथ ब्याह करने के लिए? क्या सर ऑप्शन भी दिए तो ऐसा दिए सर D10 में SFL कैसे काम करेगा यार? जब d ऑर्बिटल खाली ही नहीं है तो काम कैसे करेगा बताओ? हाँ भाई ठीक है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट। तो ये है डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर भाई साहब ने बोला कि यार देखो ये डिस्टॉर्शन कब देखने को मिलेगा? डिस्टॉर्शन तभी देखने को मिलेगा जब आप क्या करोगे सर? अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट करोगे। ये तभी देखने को मिलेगा जब आपका अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। तो ये डिस्टॉर्शन तो तुम समझ गए ना भाई। अब तुम्हें जिंदगी में कोई डिस्टॉर्शन तंग नहीं करेगा। हाँ डिस्टॉर्शन अब तुम्हें पूरी जिंदगी कभी सता ही नहीं सकता। डिस्टॉर्शन पूरी जिंदगी नहीं सताएगा सर। तो आपने क्या बोला? अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा सर। अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता सुनिएगा। तो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट तो हमें समझ में आ गया सर। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पहले क्या होगा वो देख लो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें WFL की, तो हम WFL में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं कब कब और कैसे कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर देखो D कॉन्फ़िगरेशन अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट छोड़ो WFL SFL, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या क्या होगा? सबसे पहले EG की बात कर लेते हैं। EG तीन तरीके से सिमेट्रिकल हो सकता है। क्या क्या? ये एक, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। ठीक है, पहला टाइप में है कि दोनों में दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हो गया EG2 सिमेट्रिकल हो गया। दूसरा टाइप हो गया दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो ये EG4 हो गया सिमेट्रिकल। और तीसरा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन हो ही ना सर, तो EG0, ये सिमेट्रिकल है सर EG। अगर EG एक जैसा, दोनों EG ऑर्बिटल एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? दोनों EG एक जैसे, एक जैसा, तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। सिमिलरली T2G के लिए क्या है सर? तो आप बोलेंगे तीनों T2G एक जैसा। तीनों T2G अगर एक जैसा है तो वो भी सिमेट्रिकल है। आइए देख लेते हैं उसको कैसे। तो कैसे कैसे पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे सर T2G3 में पॉसिबल है, ये T2G6 में पॉसिबल है,
और T2G0 में, तो ये है T2G3, ये है T2G6 और ये है T2G0। इन तीनों में पॉसिबल है सर, इन तीनों में क्या पॉसिबल है? सिमिट्री पॉसिबल है। अब इन दोनों को मिला के इसका 3 इसका 3 टोटल 9 कॉम्बिनेशन होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं। 9 के अलावा बाकी सब में आपको जॉन टेलर भाई साहब का डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। आप सभी को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। हाई स्पिन का मतलब है, आप बोलेंगे वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, इसमें किसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मानते हैं, सबसे पहले अपन D7 करते हैं, या एक काम करते हैं D4 से शुरू करते हैं। तो D4 कैसा होगा वीक फील्ड में? 1 2 3 4, इसमें डिस्टॉर्शन होगा। आप बोलोगे हाँ सर इसमें डिस्टॉर्शन होगा, हमें बोला नॉट ऑब्जर्व्ड, गलत है। फिर D7 पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अनसिमेट्रिकल है सर, ये तो एक जैसे हैं बट ये अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे नहीं है, तो आप बोलोगे इसमें भी डिस्टॉर्शन होगा सर। फिर 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सर T2G सारे एक जैसे, EG सारे एक जैसे, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से सवाल कर लेंगे। एक बारी बता दीजिए हाँ या ना, क्या आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझ में आ गया है? बताइए बताइए। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई। जिसका भी हैप्पी बर्थडे उन सभी को बहुत सारा क्या बोलते हैं, आशीर्वाद। हाँ चलिए, क्या मेरा सवाल ये है बे, क्या तुम्हें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन चमका? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन चमका या नहीं चमका ये बता दो बस मेरे को। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जॉन टेलर चमका या नहीं चमका। ठीक है सर, जॉन टेलर चमक गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए जॉन टेलर के बाद आगे चलते हैं सर, कुछ सवाल वही आइसोमेरिज्म से करते हैं। चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर कॉम्प्लेक्स फलाना। देखो वही कॉम्प्लेक्स फिर से घुमा फिरा के नहीं पूछा, अबे वही कॉम्प्लेक्स फिर से घुमा फिरा के नहीं पूछा। कौन सा? MAA होल 2B2, पता है ना मैंने क्या बोला? वो 5 कॉम्प्लेक्स है, वही घुमा घुमा के पूछेगा सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। जल्दी बताते चलिए आंसर में। अबे हैप्पी बर्थडे नहीं, ABCD आंसर करो। हाँ हो गया, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन मुबारक। जॉन टेलर में गलती मत करना, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, सर जॉन टेलर नहीं समझ में आ रहा। अरे है ही नहीं कुछ जॉन टेलर में समझने लायक, समझो क्या उसमें। तो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर देखो इसका ना 2 GI होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल 3 आइसोमर हो गए, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 4 में आंसर 3 है, यही हो गया हमारा आंसर। अबे इसको इतना गलत कैसे कर सकते हैं भाई? भाई नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पूछा, उसने ये बोला कि ज्योमेट्रिकल बताओ या ऑप्टिकल बताओ, नहीं ना। तो सारे काउंट करेंगे ना यार, कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, सारे ही काउंट करेंगे ना। एक ऑप्टिकल एक्टिव भी तो है, तो 3 आइसोमर हो गए ना टोटल। नहीं समझ आई बात यार? बोलो बोलो, बात चमकी नहीं चमकी? बोलो यार, बताओ। चलो इसको करते हैं। ये सवाल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म। वाह, पलाडियम कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस आर। ये तो खुद ही ने दिया भाई ऑप्शन में, इसने तो खुद ही सब बता दिया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। हाँ कुछ लोग अभी परेशान है। देखो 2-3 तरह के लोग हैं जो 2-3 मैसेज पता नहीं कितनी हजार बार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड आ गया, नीट का एक पेपर पोस्टपोन हो गया, यही सब कर रहे हैं। भाई पढ़ाई कर ले, ये अफवाह फैलाने वाले हैं। फंडेड फ्रॉम यूरोप। तो ये कैसा आइसोमर शो करेगा? ये शो करेगा लिंकेज आइसोमर भाई। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल पूछ लूं, नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर का सवाल है। आजा आजा भैया बता दे। नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स, या टोटल कर ले, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स फॉर MCN होल 2 SCN होल 2 और पूरे पे 2 नेगेटिव।
ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 9, डी 8। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब। लव यू सर, लव यू भाई। ये हैप्पी बर्थडे वाले, टुडे इज माय बर्थडे और रो रहा है। रो मत भाई। रोने का नहीं रे बाबा। क्या हो जाएगा, कितना आइसोमर ये शो करेगा, टोटल कितना आइसोमर शो करेगा? ये क्या है भाई? अबे तुम लोगों को लिंकेज आइसोमर निकालना नहीं आता है क्या? लिंकेज आइसोमर की बात कर लेते हैं। आइए देखिए ध्यान से। अगर हम लिंकेज आइसोमर्स की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा 2-3 बातें। लिंकेज आइसोमर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी आपको निकालना हो तो आपको नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड पहले काउंट करना होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड काउंट कर लो, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का टाइप 1 ये है, ठीक है सर। एम्बीडेंटेड लिगेंड का टाइप 2 ये है, ठीक है सर। टोटल आइसोमर का फॉर्मूला मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। आप क्या करेंगे सर, इसके नंबर को आप बोलोगे N1, इसके नंबर को आप बोलोगे N2। टोटल आइसोमर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा N1 + 1 इंटू N2 + 1, दैट इज 2 + 1 इंटू 2 + 1। कितना आ गया? 9। कोई भी सवाल ऐसा हो बड़े आराम से कीजिएगा, इत्मीनान से कीजिएगा। आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं सर, आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, इसके बाद आगे। जैसे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स दिया, मैंने बोला CO, ठीक है सर। CO के साथ मैंने ले लिया NO2 होल थ्राइस, इसके साथ मैंने ले लिया NO3 होल थ्राइस। अब मेरे को बता दो कितने लिंकेज आइसोमर होंगे, इसके लिंकेज आइसोमर का नंबर बता दो। जल्दी से बताएंगे सर। अबे इसको पूरा थोड़ी निकालना होता है, तुमने क्या किया, 2 और 2 जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है यार। बताओ लिंकेज आइसोमर कितना होगा, जल्दी बता दो सर। लिंकेज आइसोमर कितना होगा, जल्दी बता दो सर। बोलो 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 बोलो। तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे देखो यार, ये एक है 3 और ये है 3, तो हमने बोला 3 + 1 इंटू 3 + 1, ये कितना आ गया? 16। हाँ ना? हाँ गलत पे। ए भैया इसमें ध्यान रखना, एम्बीडेंटेड लिगेंड ही लिंकेज आइसोमर करता है। ये वाला लिगेंड एम्बीडेंटेड नहीं है दोस्त, ये एम्बीडेंटेड नहीं है। और कल को ये, हाँ ये जो बातें बताई जा रही है कल को ये हर जगह फैलेंगी। हाँ फिर मेरे पास ही आएंगी और मैं ही अपने क्लास में लिखूंगा, लोग कहेंगे अरे सर आपने तो कॉपी कर लिया है। खैर अगर हम इसकी बात करें तो ये तीन क्या कहते हैं, 3 लिगेंड है जो एम्बीडेंटेड है, तो इसके लिंकेज आइसोमर हो जाएंगे 3 + 1 और कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 4, सिर्फ 4 सर, ध्यान रखिएगा। ये टोटल आइसोमर है, ये टोटल आइसोमर है सर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी से कीजिए इसको। सवाल क्या है, द कंपाउंड फलाना एंड फलाना रिप्रेजेंट, ये कौन सा आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है सर बताइए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? लिंकेज आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, नो आइसोमर, बताइए। चलिए देखते हैं कौन इसको सही करता है। आइए देखते हैं कौन इसको करता है सही। चलिए तो आप क्या करेंगे सर? आप बोलेंगे सर इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला ही डिफरेंट है, और अगर किसी 2 कंपाउंड का फॉर्मूला ही डिफरेंट हुआ तो नो आइसोमेरिज्म का केस है सर। फॉर्मूला ही डिफरेंट है, नो आइसोमेरिज्म का केस है। आइसोमेरिज्म के लिए फॉर्मूला तो कम से कम सेम होना चाहिए, बिना सेम फॉर्मूले के आइसोमेरिज्म कैसे? आयोनाइजेशन नहीं है यार, यहाँ पे Br है वहाँ पे Cl है, फॉर्मूला ही सेम नहीं है, पहले ये चेक कर लो। फॉर्मूला सेम नहीं है तो दे आर नॉट आइसोमर। आइसोमर होने के लिए आइडेंटिकल स्पीसीज का होना जरूरी, मतलब फॉर्मूला सेम होना तो जरूरी ही है। क्या मेरी बात क्लियर है बताइए।
अब थोड़े से एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एक टेबल में, टेबल नंबर 9 में जेमस्टोन की बात करती है सर। वो कहती है कि देखो एक रूबी है और एक एमराल्ड है, ये दो जेमस्टोन है। रूबी में क्या होता है सर, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में क्रोमियम +3 की इंप्योरिटीज के कारण ये रेड कलर का होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। एमराल्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें बेराइल होता है सर, जिसका फॉर्मूला ये है, और इसमें भी क्रोमियम +3 ऑक्टाहेड्रल साइड के कारण ये ग्रीन कलर का होता है। फिर NiCO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, FeCO5 TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, CrCO6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। ये सब कार्बोनिल है, सबके स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इसके बाद दो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पे बन रखा है, एक है, ये दोनों ही क्या है सर, डाइमर है। एक है Mn2CO(10) और दूसरा है CO मतलब कोबाल्ट 2 CO(8). सुनिएगा इन दोनों के बारे में। अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है सर, इन दोनों में यहां पे ये ब्रिज का काम कर रहा है, बट ब्रिज के बीच में कोई लीगेंड नहीं है। इस Mn से 5 CO जुड़ा है, इस Mn से 5 CO जुड़ा, ये दोनों Mn एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वही CO2 CO8 में क्या है सर, इसमें कोबाल्ट के बीच में तो बॉन्ड है, ठीक है सर। कोबाल्ट और कार्बोनिल के बीच में भी बॉन्ड है सर। कोबाल्ट और कार्बोनिल में यहां पे कार्बोनिल ब्रिज लीगेंड की तरह, दोनों सेंट्रल मेटल एटम से अगर कोई अटैच है तो वैसे लीगेंड को हम ब्रिज लीगेंड कहते हैं। तो यहां पे कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में भी बॉन्ड है, कोबाल्ट ऑक्सीजन कोबाल्ट के भी बीच में बॉन्ड है, कोबाल्ट ऑक्सीजन कोबाल्ट के भी बीच में बॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल देखने को आपको मिल जाता है सर, नंबर ऑफ बॉन्ड से डायरेक्ट सवाल देखने को मिल जाता है। फिर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन पे आए तो इनका एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है, जैसे कि EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थॉल और क्यूप्रॉन का यूज हम करते हैं। फिर हार्डनेस एस्टिमेशन में NaEDTA का यूज किया जाता है, हार्डनेस को ठीक करने में भी। मेटलर्जी ऑफ गोल्ड, सिल्वर और निकल में हम यूज करते हैं किसका, साइनाइड प्रोसेस का यूज किया करते थे, और निकल के लिए हम कार्बोनिल का यूज किया करते थे। अब तो पढ़ना ही नहीं है तो हटा दिया सिलेबस से। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट होता है। और अगर हम बात करें इंसुलिन के अंदर, किसके, इंसुलिन के अंदर, जिसको पेप्टाइडेज वगैरह कुछ कहते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ऐसा कुछ कहते हैं, इसके अंदर जिंक आपको देखने को मिलता है। फिर कैटलिस्ट की बात करें तो हम विल्किंसन कैटलिस्ट देखते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है रोडियम का, RHCl PPS3 होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यहाँ पे होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, याद रखिएगा, है ना। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए भी सिल्वर और गोल्ड के साइनाइड का हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर का थायोसल्फेट आयन यूज होता है। फिर मेडिकल यूजेस क्या है सर, कॉपर इज यूज टू रिमूव्ड बाय डी पेंसिलामीन। फिर आयरन इज रिमूव्ड बाय, ये जो भी है लेड पॉइजनिंग के लिए EDTA यूज करते हैं, और ट्यूमर्स को हटाने के लिए हम सिस्प्लैटिन का यूज करते हैं। ये ड्रग है जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका सिस फॉर्म जो है वो किसमें काम आता है सर, ट्यूमर्स को रिमूव करने में। इसका सिस फॉर्म जो है वो किसमें काम आता है, ट्यूमर्स को रिमूव करने में। क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए। जेई मेंस के कुछ PYQ और CYQ करते हैं सबसे पहले, है ना। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं सर, आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल यह है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन दिस कॉम्प्लेक्सेस, इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जल्दी से बता दीजिए। 2-4 सवाल इसके करते हैं, फिर अपन F ब्लॉक थोड़ा सा शुरू करेंगे। F ब्लॉक शुरू करने के बाद अब देखो टाइम हो ही गया है ना, लगभग 1 घंटे में हमें वैसे भी ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि वी विल बी कंप्लीटिंग आवर 12 आवर्स, 12 घंटे कंप्लीट कर लेंगे तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि उसी टाइम पे अपन ये वाला लेक्चर बीच में ब्रेक दे करके नया लेक्चर स्टार्ट कर लें। क्या मेरी बात ठीक है, बताइए, बोलो। या अभी ब्रेक दे लें और फिर स्टार्ट करें कुछ सवाल करने के बाद, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे सर, बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। अभी कुछ सवाल करके ब्रेक दे दे तो कुछ सवाल करके ब्रेक दे देते हैं, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि वैसे भी ये 12 घंटा मतलब 12 घंटे के बाद तो फिर कहाँ ही चलता नहीं है शायद लाइव, है ना। चलता है क्या, अभी ब्रेकफास्ट कर लो सर अभी ब्रेक, तो चलो कुछ सवाल करते फिर ब्रेक करते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर इसमें, अगर हम अपन बात करें कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका 3। तो
प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया। 44% लोगों ने सही किया है। बाकी लोग बी कैसे मार्क कर रहे हैं भाई? एक सीएल यहाँ है, 3 सीएल, मतलब एक सीएल यहाँ, 2 सीएल यहाँ, टोटल 3 क्लोराइड हुए ना यार, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? सॉल्ट एनालिसिस नहीं, ब्रेक के बाद अपन सॉल्ट एनालिसिस करेंगे और 2 चैप्टर करने हैं अपने को, डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक तो छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली, तो मैं एक काम करता हूं, एफ ब्लॉक अभी कर लेते हैं अपन, है ना? एक काम करूं क्या, एफ ब्लॉक अपन अभी कर लें, बताओ। सवाल करते हैं फिर एफ ब्लॉक कर लेते हैं। क्या कहती है जनता? है जी, क्या कहती है जनता? आइसोमेरिज्म का सवाल करते हैं। लो, द कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग हियर इज। कायरल कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। कौन सा होगा इसमें से? बता दो जल्दी से, बताओ भाई, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? बताओ सर। ब्रेक 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 सर, ब्रेक करके ब्रेकफास्ट। ओ भाई साहब, बैठने के बाद तो उठा ही नहीं जा रहा। चाय बनवा दो यार, चाय पिला दो। कोई है? आप चाय नहीं बनाते हो तो मैं बना देता हूँ। आप अरे बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस नमक मत डालना उसमें। चीनी भी नहीं बताना क्या है। हाँ भाई बताओ। तो आप बोलोगे सर कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? MA2AA होल ट्वाइस, ठीक है। इसका सिस वाला पार्ट जो होता है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिस दे रखा है, हाँ सर यही ऑप्टिकली एक्टिव है, खत्म भाई, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। मैंने वही सवाल इसी के लिए आपको ज्यादा करवाया है, मैंने वही सवाल, वही सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं जिससे सवाल डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, लिगेंड स्ट्रेंथ से इस बार खूब सारे सवाल पूछा है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपसे पूछ दिया कि भाई बताओ इसमें से लिगेंड का स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो यार, हमें ना बहुत ज्यादा बातें पता नहीं है तो भी काम हो जाएगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीओ सबसे ज्यादा है और सीएन सबसे कम है, मतलब सीएन सीओ के बाद है, सॉरी सबसे कम नहीं, सीओ के बाद सीएन है, ठीक है। फिर शुरुआत के लिगेंड हमें पता ही है, आई बर्बादी, है ना, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी। तो सीओ सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में है भाई, सोचना ही नहीं है, खत्म। सीओ सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में है बे, सोचना ही नहीं है। इसको भी सोचोगे क्या? इसको भी अपन थोड़ी सोचेंगे। देखो इसमें भी आंसर ए टिक कर रहे हैं। अबे भाई सीओ को सबसे कम कर दिया, वाह यार, ये वाला तो मेरे को भी सीखना है, ये कोई कैसे कर सकता है? चलिए ये सवाल करिए फटाफट, बताइए सवाल क्या पूछा? आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। द कॉम्प्लेक्स कटायन विच हैज 2 आइसोमेरिज्म, इसमें 2 आइसोमर्स किसके होंगे ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें अपन क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर हम देखें तो ये कोई आइसोमेरिज्म शो करता ही नहीं है। ये A5B टाइप का है, ये भी कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी A5B, ये भी A5B, तो कोई आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। फिर हम ध्यान रखना कि सर ये वाला भाई साहब ये तो रंग बदलू है ना, दल बदलू है, एम्बीडेंटेड है सर। ये क्या है भाई? एम्बीडेंटेड। और जैसे ही हमने एम्बीडेंटेड देखा, हमने बोला अरे भैया तुम ही आंसर, और इसी को पकड़ के बोला तुम्हारा 2 आइसोमर होगा, क्योंकि तुम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड रखे हो, मतलब इसमें नंबर ऑफ आइसोमर N1+1 हो जाएगा, दैट इज 2। तो यही हमारा सही आंसर हो गया,